नमस्कार जी, आप लोग देख रहे हैं मॉर्निंग डिलाइट और मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर आफ्ताब। अच्छा जी, आज हम बड़ी मज़े की बड़ी अच्छी बात से शुरू करेंगे और बहुत सारे लोग शायद इस बात से एग्री करें जो ऑलरेडी इस एक्टिविटी में हैं। जो लोग नहीं हैं उनके लिए एक मैसेज है कि ऐसा ज़रूर करें। एक्चुअली एक ऑब्जर्वेशन है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसके ऊपर कुछ 75 ईयर्स के करीब रिसर्च हुई है इस बात के ऊपर कि इस तरह क्यों है। बच्चे यूजली अगर हम स्कूल में बच्चे देखें तो यूजली एक जैसे एक मोहल्ले से आ रहे होते हैं, एक जैसे घरों से आ रहे होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली एक ही जैसा खाना खा रहे होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली एक ही जैसी एक्टिविटीज़ होती हैं, फिर भी उनके बीच में कुछ डिफरेंस होता है। एक तो चलो वैसे ही एक डिफरेंस है, किसी का IQ ज़्यादा है, किसी की नॉलेज ज़्यादा है, कोई बच्चा खेल में ज़्यादा है, कोई बच्चा इंटेलिजेंट है। बट उसके अलावा कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत प्रोडक्टिव होते हैं, बहुत कंस्ट्रक्टिव होते हैं अपनी अप्रोच में। वो कौन बच्चे होते हैं? वो यूजली वो बच्चे होते हैं जिनका ब्रॉटअप जब वो उनकी अपब्रिंगिंग जब हो रही होती है तो उनके घर में पेट्स होते हैं, ईदर बिल्ली या कुत्ता या कोई भी उनके घर में पेट्स होते हैं। तो पेट कुड बी पैरट इज़ वेल। लेकिन एनीवे अब क्या होता है कि जब बच्चे इन जानवरों के साथ उनकी अपब्रिंगिंग होती है तो उनकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। वो क्या होते हैं? बच्चे बहुत इनिशियल स्टेज में रिस्पॉन्सिबल होना सीख लेते हैं उनको, क्योंकि वो उन पेट्स का ख्याल रख रहे होते हैं, उनकी सफाई कर रहे होते हैं, उनको ब्रश कर रहे होते हैं। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो एलिमेंट बच्चों में होना चाहिए, जो हम शायद अपने लाड प्यार में बच्चों को नहीं दे पाते और उनसे कोई काम नहीं कराते कि अरे नहीं तो बच्चा है अभी तो छोड़ो, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट जो है उन बच्चों के अंदर आ जाता है। कंपैशन और लविंग नेचर उन बच्चों की ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो जानवरों को बहुत प्यार करते हैं और उनमें वो गुस्सा और वो चिड़चिड़ापन और वो चीज़ें फेंक के मारना और स्टर्बन हो जाना, ये चीज़ें उनमें नहीं होती हैं, क्योंकि वो उनमें प्यार और मोहब्बत वाली चीज़ ज़्यादा आ जाती है। क्योंकि वो जानवरों को इतना प्यार मोहब्बत कर रहे होते हैं तो नेचर ऑटोमेटिकली जो है इनकी उस तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो ये दो इतने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि इंसान सोचे तो उसके बच्चे की ज़िंदगी आने वाली कितनी अच्छी इम्प्रूव हो सकती है इन दो पॉइंट्स के साथ। फिर इसके बाद क्योंकि वो जानवर जो है ऑफ कोर्स वो भी आपसे, आप जब आप उससे प्यार करते हो तो वो भी आपसे प्यार करता है और वो दिखाता भी है। अब होता क्या है कि अगर फॉर इंस्टेंस आप कंप्लीटली उसको वैसे नहीं दे पा रहे, जिस तरह कहते हैं ना हम लोग 24 घंटे की हम उसको अटेंशन नहीं दे पा रहे, 24 घंटे वो हमारे सामने नहीं है, साथ नहीं है, तो वो जो जानवर से भी उसको जो अटेंशन मिलती है ना, उसको लगता है कि वो एक्सेप्ट हो रहा है, उसको लगता है कि वो अप्रिशिएट हो रहा है। तो ये एक्सेप्टेंस और अप्रिसिएशन जो है ना उसकी सेल्फ इस्टीम बढ़ाते हैं, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। हाँ, एक माँ कितना मतलब दिन भर वो 10,000 काम कर रही होती है और अगर वर्किंग है तो वो तो बाहर भी होती है, तो वो 24 घंटे अपने बच्चे के ऊपर सर पे नहीं बैठ सकती। दो वो चाहती ज़रूर है लेकिन बैठ नहीं सकती। तो ऑफ कोर्स जब वो पेट उसके साथ बैठा होता है, इधर बिल्ली कुत्ता या फिर कोई भी और एनिमल उसके साथ बैठा होता है और उसको अटेंशन और प्यार दे रहा होता है और उसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना के रखता है, तो बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना वो बहुत इंक्रीज़ होता है। कितना वैलिड पॉइंट है। इसके बाद बच्चों को एक दूसरे की हेल्प करनी आ जाती है, क्योंकि देखिए जिसने उन्होंने देखा कि एकदम से उनका पेट जो है वो कहीं गिर गया, फंस गया, उसका पाँव कहीं फंस गया, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो फ़ौरन सोच के ना उसके लिए करते हैं। वैसे अगर उनको खुद के लिए चाहिए होगा तो कभी भी नहीं उठेंगे, वो रोना धोना डाल देंगे या अम्मा को आवाज़ देंगे या अब्बा को आवाज़ देंगे या घर में किसी और को आवाज़ देंगे कि वो कर ले। लेकिन जब उनका पाला हुआ पेट किसी प्रॉब्लम में आएगा तो फ़ौरन से वो खड़े होंगे और फ़ौरन से उसकी हेल्प करने जाएंगे। तो इस तरह क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जगह एक हेल्पिंग नेचर भी उनके अंदर डेवलप होगी, विच इज़ वेरी गुड। दूसरी बड़ी अच्छी चीज़ जो कि बहुत सारे लोग कहते हैं अरे नहीं ऐसा मत करो, जानवरों को घर से निकाल दो, घर में बच्चे आ गए हैं तो अब बच्चों के लिए प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। आपको पता है ये जानवर जब घर में आते हैं और आप घर में उनको रखते हैं, उनके अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं उससे बच्चे की इम्यूनिटी इंक्रीज़ होती है,
उससे बच्चे को ये छोटी छोटी बीमारियां जो है ना, ये नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, ये चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि जब उनका इन सब चीज़ों से एक्सपोजर हर रोज़ के हिसाब से होता है तो उसकी बॉडी उसको अडॉप्ट कर लेती है और अपने अंदर इम्यूनिटी बना लेती है। अब आपका बच्चा बीमार वैसे नहीं होगा जैसे बाकी बच्चे बीमार होंगे जिनका एक्सपोजर नहीं है। वो कहते हैं बाहर से कोई आता है तो पाकिस्तान आती बीमार क्यों हो जाता है, वो इसलिए बीमार होता है क्योंकि उसका सारे जो हमारे जर्म्स हैं इनसे एक्सपोजर नहीं है। और हम लकड़ हजम पकड़ हजम क्यों हैं, इसलिए क्योंकि हमारा एक्सपोजर है, हमारी इम्यूनिटी है। यही काम बच्चे के साथ किया जाता है। ऐसे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट निकलते हैं क्योंकि वो वक्त के साथ उनको बहुत सारी चीज़ें करनी आ जाती हैं। वो ऑब्ज़र्व करते हैं, वो उस जानवर को ऑब्ज़र्व करते हैं, उसकी मूवमेंट्स, उसका एटीट्यूड, उनको पता होता है कि अभी से भूख लगी है, उनको पता होता है कि अभी से नींद आ रही है। तो ये बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल बच्चा जिसको आप इस तरह का एक्सपोजर ना दें। तो ये जनरली बड़े एक्टिव भी होते हैं और हेल्दी भी होते हैं। एक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि भाग रही है बिल्ली आपकी, भाग रही है, वो उसके पीछे भाग रहे हैं, कहने को वो खेल रहे हैं, यू नो, बट दे आर एक्टिव। अब वो जो भाग रहे हैं उसके पीछे, उससे उनका जहन भी बहुत चल रहा है। वो उनको पता है वो ये टर्न लेंगे तो ये होगा, वो टर्न लेंगे, वो ऐसे ऊपर चढ़ेगी तो मैं ऐसे ऊपर चढ़ जाऊँगा। मतलब सी दैट थिंकिंग, उनकी थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ भी बढ़ रही हैं, उनके अंदर एक एक्टिव तो हो रहे हैं और हेल्दी, मेंटली हेल्दी भी हो रहे हैं। उनको क्रॉस थिंकिंग आ रही है, वो सोच रहे कि ये नहीं तो ये अप्रोच, तो वो नहीं तो वो अप्रोच। यू सी, ये काम करते हैं पेट्स आपके घर में। सोचें कितना बड़ा काम है, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे को किस हिसाब से वो ग्रूम कर रहे हैं ये आप सोच भी नहीं सकते। तो आई नो बहुत सारे लोगों को शायद पेट से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, एलर्जी होती है, लेकिन कोई ऐसा एलर्जी का सीन नहीं है, बिल्कुल हार्मलेस। देखिए जो जानवर आप घर में पालते हैं ना, वो हार्मलेस होता है, वो आपको कभी भी कुछ नहीं कहता। हाँ, सड़क पे गुजरता हुआ कोई जानवर जिसका आपको पता नहीं है कि वो साफ़ है नहीं है, वैक्सीनेटेड ऑफ कोर्स नहीं होता, उसका आपको पता नहीं, तो उसको हम ऑफ कोर्स इंकरेज नहीं करेंगे। लेकिन एक जानवर जो घर में है, जो अपने साफ़ सुथरा रखा हुआ है, जो नहाता धोता है, जिसकी वैक्सीन लगी हुई है, उस जानवर से कुछ नहीं होता, सीरियसली कुछ नहीं होता। मैं खुद अब बचपन से मैं बिल्लियों के साथ पैदा हुई, मुझे कुछ नहीं होता। तो ये सोचना कि नहीं बच्चे को एस्मा हो जाएगा, नहीं बच्चे को ये हो जाएगा, आपने उसकी इम्यूनिटी डेवलप करें ताकि उसको लेटर इन लाइफ कुछ भी ना हो। तो सी, इट्स वेरी 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 हेल्दी टू हैव पेट्स इन योर हाउस। ठीक है जी, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है और बड़ी समझने वाली बात है, बड़ी रिसर्च हुई है जी इस बात के ऊपर। अब हम इसी बात के साथ एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक टू मॉर्निंग डिलाइट। अच्छा जी, अब जो हमारे पास मेहमान मौजूद हैं उनका ताल्लुक जो है वो हमारे सिक्योरिटी सर्विसेज से रह चुका है, आर्मी से रह चुका है। अभी रिसेंटली रिटायर हुए हैं, बल्कि इनफैक्ट लास्ट ईयर ही रिटायर हुए हैं। और हम डिफेंस सिस्टम पे भी ऑफ कोर्स उनसे बात करेंगे, कुछ गवर्नमेंट रिलेटेड पॉलिसी से भी बात करेंगे। कॉलम्स भी बड़े अच्छे लिखते हैं जी, ऑफ कोर्स तज्जिया निगार भी कहते हैं हम ऐसे लोगों को, बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन होती है उनकी। और बड़े जैसे कहते हैं ना क्रिटिक्स होते हैं, क्रिटिक्स पॉजिटिव भी होते हैं, क्रिटिक्स नेगेटिव भी होते हैं, बट क्रिटिक्स का यूजली जो रोल अगर ओवरऑल देखा जाए तो वो कोई पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए ही होता है। क्रिटिक ऐसे बैठे बैठे किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ नहीं करता जब तक वो ये नहीं बताता कि इसमें क्या चेंज आना चाहिए, और दैट्स द वे इट शुड बी। बात को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए कि ये चीज़ गलत है, अरे गलत है तो ठीक है, अब तरीका बताओ कि ये चीज़ सही कैसे होगी, तो वो कोई नहीं बताता। तो वो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम रात के 7-8-9 बजे के शोज़ के साथ ये होता है, मुझे वो प्रॉब्लम। दैट्स व्हाई आई डोंट वॉच दोस शोज़, बिकॉज वो सिर्फ लड़ते झगड़ते रहते हैं कि ये हो गया तो वो हो गया तो वो हो गया, तो तुमने ये किया तो तुमने वो किया, पर एट द एंड देयर इज़ नो सोल्यूशन। देन देयर इज़ नो सोल्यूशन, जो सोल्यूशन है उसकी बात भी करने की ज़रूरत नहीं है, अगर सोल्यूशन है तो बात की जाए। हमारे पास मौजूद है जी वेरी ग्रेसफुल पर्सनैलिटी, हमारे पास मौजूद है जी फवाद सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। ये मुझ नहीं तो कुछ नहीं वाला सीन है क्या? सीरियसली वेरी इम्प्रेसिव। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। आपको शौक है या फिर? या शौक। अच्छा, कुछ लोगों की फैमिली का एक ट्रेडिशन भी चलता आ रहा होता है कि अब्बा ने रखी थी तो दादा ने रखी थी तो मैं भी रखूंगा, वैसा वाला। आपके बेटे ने भी? जी बिल्कुल। सीरियसली? नो मतलब ही इज नॉट दैट ओल्ड कि ही बी कीपिंग मुस्टैशेस, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली ही विल। और यू आर राइट,
इट्स अ फैमिली ट्रेडिशन। इट्स फैमिली ट्रेडिशन। तो वो भी है। मर्द की शान मूंछ में, ये वाली क्या बात होती है, मर्द की शान मूंछ में है? जहाँ बस वो होती है ना, डाइन की जान उसकी चोटी में होती है, तो मर्द की शान उसकी मूंछ में होती है, ये वाली बात। अभी तो खैर वो ये मिथ जो है वो टूट गई है। टूट गई, शुक्र। हाँ बिल्कुल। मतलब अब आप शेव भी करा लेंगे तो आपकी शान बरकरार रहेगी। एग्जैक्टली, इट्स नॉट रिलेटेड एनीवे, बट दिस इज एक्चुअली नाइस, इट सूट्स यू। थैंक यू, इट सूट्स यू। अगर ये नहीं होती तो शायद जो आपको पर्सनैलिटी का डिफरेंट पर्सोना है वो शायद वैसा ना होता, एनीवे, रिटायरमेंट सर एट दिस एज, यू टू यंग टू बी रिटायर्ड। She caught me off guard. लेकिन ये कि there's a system नाम और सर्विस लिमिट्स होती हैं हर एक की, हर रैंक में, डेफिनेटली। तो हम तो सोचते कोई 60-65 में रिटायर होता होगा। यू लुक लाइक हार्डली 35-40। ओके। तो हमें लगता नहीं कि यू शुड बी रिटायर्ड एनीवे। गलत तो नहीं, वहाँ पे हमें डेट ऑफ बर्थ लिखवा दी थी। ऐसा नहीं। अच्छा सर, आर्मी रिलेटेड, जहाँ हमारी पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो आर्मी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, आर्मी को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, बहुत ज़्यादा। ये जो हमारे पास और भी सिस्टम, पुलिस सिस्टम, रेंजर सिस्टम्स एंड स्पेशल फोर्सेस सिस्टम एंड ऑल दैट, बट जो पसंदीदगी हमारे दिल में आर्मी के लिए है वो है उनके लिए भी, बट आर्मी के लिए कुछ ज़्यादा ही रिस्पेक्ट है। वो है आर्मी की, आप लोगों की जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो हम लोग फैंटेसाइज करते हैं वो ट्रेनिंग्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड उसके बाद आप लोगों का जितना पेट्रोटिज्म होता है, आई वॉन्ट कि सारे पाकिस्तानी जो हैं उनके अंदर वो पेट्रोटिक लेवल हो, क्योंकि आप लोग जिस पॉइंट पे जाके सिर्फ मुल्क को डिफेंड कर रहे होते हैं, हम लोग कितनी आराम से सोशल मीडिया पे अपने मुल्क के लिए कुछ भी कह देते हैं। उन लोगों से पूछो जो बॉर्डर पे खड़े होकर अपने मुल्क को डिफेंड कर रहे थे, कितना मुश्किल काम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर थोड़ा सा आप ये बताइए कि जो हम लोग ये जो हमारा करंटली CPAC चल रहा है, बड़ी अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा कॉरिडोर है और बहुत ज़्यादा इससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी इकॉनमी जो है वो बहुत रेज हो जाएगी, और हमें ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक वक्त में चाइना जो है वो सुपर पावर बन जाएगा विद इन लाइक 5-6 years और समथिंग। तो ऑफ कोर्स हमें काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगा उस चीज़ का। इज दिस करेक्ट? It is very correct. Basically, CPEC is a very excellent project for Pakistan. Already it is part of One Belt, One Road का जो perspective है प्रेसिडेंट जिंग का, जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं, और बहुत ही इसका बहुत बड़ा फ़ायदा पाकिस्तान की इकॉनमी को है। एक तरह से कि उसको बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। ऑलरेडी 46 बिलियन का वादा चाइना ने किया है, और भी प्रोजेक्ट इसमें शामिल हो गए हैं जो कि मैं समझता हूँ गुड अबाउट $55 बिलियन। जहाँ जिस तरह आपने रोड नेटवर्क देखा, एनर्जी इस पे काम हो रहा है, रिसेंटली एग्रीकल्चर के बारे में बताया गया है, IT, इस्लामाबाद का एयरपोर्ट भी उनके नाम पे हो रहा है। जी नहीं, वो एक किस्म का चल रहा था कि जी एयरपोर्ट उनके नाम हो रहा है। यू अंडरस्टैंड कि इफ दे कम, दे वांट टू हैव थोड़ी सी अथॉरिटी, नॉट अथॉरिटी, स्पेस टू बेसिकली वर्क, बेसिकली वो इनकी कंपनीज they can work at a place which is ours, right? It is. There are. They will work in collaboration with local companies and local individuals. वो एक obviously आपकी बात वजह है, क्योंकि कुछ दिनों से कुछ तजिया नगार और कुछ पॉलिटिशियंस खदशात जाहिर कर रहे हैं कि शायद पाकिस्तान जो है वो चाइना की कॉलोनी बन जाएगा। ऐसा नहीं है, मैं नहीं समझता ऐसा है। चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती बहुत पुरानी है, और आपने माजी में भी देखा कि चाइना ने जहाँ जहाँ पाकिस्तान के ऊपर मुश्किल वक्त आया उसके साथ खड़ा हुआ। इसी वजह से इसको आयरन फ्रेंड दोनों मुल्कों के बारे में कहा जाता है। चाइना ने वन रोड और वन बेल्ट का जो इसका विजन है, इसका पायलट प्रोजेक्ट पाकिस्तान को चूज़ करने की वजह भी यही है। अच्छा सर, एक बात है, जनरल सी बात है, जनरल ऑब्जर्वेशन और रिलेशनशिप्स की बात है। वो कहते हैं ना, अगर किसी इंसान से अपनी दोस्ती ख़राब करनी है तो लेन देन के मामलात कर लो उससे। तो हमारी चाइना से बड़ी अच्छी दोस्ती रही,
अब लेन देन के मामला है, हाँ, बिल्कुल आपकी हम बात कहाँ जाए? आपका को क्या लगता है? और आपको हमारी ऑनेस्टी और फेथ का तो पता ही है, तो आप ऐसे हंस क्यों रहे हैं सर? बिल्कुल आप असल में बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, और ये खदशात बिल्कुल रहते हैं कि जहाँ दोस्ती हो वहाँ कारोबार नहीं होता। बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन चाइना के साथ हमारी दोस्ती जो है वो सिर्फ कारोबार तक मुहित नहीं है। स्ट्रेटजिकली हम पार्टनर्स हैं, रीजनल पार्टनर्स रहे हैं, हमने अप्स एंड डाउन साथ देखे हैं। और आप देखिए कि इससे पहले भी ये जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाइना सीपेक से पहले भी पाकिस्तान में कर रहा था। मतलब ऐसा नहीं है कि जी ये सीपेक आने से ही चाइनीज़ आ रहे हैं, इससे बहुत पहले से चाइनीज़ हमारे पास मौजूद हैं और मुख्तलिफ कारोबारों में वो हिस्सा लेते रहे हैं। और बट वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट टर्म थी, ये एक कम्प्लीटली डिफरेंट टर्म है। ऐसा नहीं है कि मतलब आई एम अगेंस्ट सीपैक या पीपल आर अगेंस्ट सीपैक। सीपैक बहुत अच्छी चीज़ है, प्रोग्रेस के लिए बहुत अच्छा है। बट एक वक्त था, हम लोग वो वक्त याद करते हैं जब ब्रिटिशर्स इंडो पाक में आए थे और कुछ इसी तरह की चीज़ के साथ आए थे। ठीक है, वो रास्ता इस तरह नहीं बना रहे थे, बट था काम उनका बिजनेस ही लाना। ठीक है, तो वो ही होते, ईस्ट इंडिया कंपनी वही चीज़ थी। ठीक है, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या वो फिर हम सब ने देखा। ठीक है, तो अब खदशात हम लोग को फिर से ये वाले हो गए हैं कि फिर वी आर इन्वाइटिंग समबडी। ठीक है, बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक है, बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत प्रोग्रेसिव कंट्री है, लेकिन हम फिर किसी को ऐसे अपने अंदर जैसे कहते ना वापस ला रहे हैं। तो वापस लाते लाते कहीं हम फिर से ना मिट जाएं। हाँ बिल्कुल आपकी बात, लेकिन मैं थोड़ा सा इस पे आपके पहले वाली स्टेटमेंट पे एक ब्रेक लूंगी, क्योंकि मुझे गाना एक ब्रेक ले। नहीं वैसे नहीं, हम बात ऐसी कोई नहीं करते, ये नॉर्मल ब्रेक है जी, ये छोटे से ब्रेक है। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू मॉर्निंग डिलाइट। अच्छा जी, हम तो बड़ी खरी खरी बातें करते हैं, समझ में आ जाती हैं आपको। पर्स देखें, कोई लगी लिपटी बात तो है नहीं, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात तो है नहीं। इंसान को, मेहमान को ज़रूर वेलकम करना चाहिए, बट किस हद तक करना चाहिए और कितने दिनों तक के लिए करना चाहिए, ये आप भी समझते हैं, मैं भी समझती हूँ। तीसरे दिन के बाद ना मेहमान हमें खटकता है सर। आपके घर कोई चौथे दिन आएगा ना, कब जाएगा तो वो घर कब जाएगा में ये है कि हम लोगों को एक पर्टिकुलर डिफेंस पॉलिसी इस चीज़ के लिए भी बनानी चाहिए कि किस लिमिट तक द अदर कंट्री कैन इंटरफेयर और किस लिमिट में बस दिस इज़ योर लिमिट, यू नो। क्या हमारे पास ऐसी स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई पॉलिसी है कि दिस इज़ योर लिमिट? जी बिल्कुल, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। आर्म फोर्सेस हमारी हैं, हमारी गवर्नमेंट है या प्राइवेट सेक्टर है, वो एग्जैक्टली ये चीज़ अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट आ रही है और चाइनीज़ इंडिविजुअल नेशनल्स भी उस इन्वेस्टमेंट के साथ आ रहे हैं, तो उनको कहाँ तक जो है वो पाकिस्तान की मईशत में हिस्सेदार बनाना चाहिए। सर एक बड़ी फनी बात मैं आपसे यहाँ शेयर करूँ। चाइनीज़ बहुत फेमस है जी कॉपीज़ बनाने में, ठीक है। तो वो सोच रहे कि चाइना की कॉपी बना, ये मैंने सुना था, मतलब इट्स नॉट माय ओन थिंग। वो सोच रहे चाइना की कॉपी बना लें, तो उन्होंने कहा चाइना की कॉपी बनाने के लिए तो किसी मुल्क को एक्वायर करना पड़ेगा, तो वो चाइना की कॉपी बनाने के लिए पाकिस्तान को एक्वायर तो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, इट्स अ वेरी, मतलब आपकी बात बिल्कुल वजह है। मैं वही आपसे अर्ज कर रहा था कि ये खदशात मौजूद हैं कि पाकिस्तान शायद कॉलोनी बन जाए चाइना की। उस वक्त जो एशियंस थे ना इंडो पाक के, शायद वो इस तरह की रिपरकशन से फेमिलियर नहीं थे, उनको पता ही नहीं था कि ऐसा भी कभी कुछ हो सकता है। लेकिन हम लोग डसे हुए हैं। जी बिल्कुल डसे हुए हैं। वी नो आवर हिस्ट्री। जी ट्रू, वेरी ट्रू। लेकिन ये कि वही बात है कि जब भी आप किसी भी कंट्री को वेलकम करते हैं अपने मुल्क में, उसके साथ कोई लिमिटेशंस भी ज़रूर होती हैं, होनी चाहिए, और वो इसका इदराक बिल्कुल मौजूद है। आपने देखा होगा चाइना ने सबसे पहले जो सीपेक की यहाँ आने के लिए जो सिक्योरिटी ली थी वो आर्म फोर्सेस से ली थी। इसी वजह से हमारे पिछले चीफ चाइना गए, और शायद इसी वजह से आप आर्मी ही की वजह से ये सीपैक हो पाया है सर, बाकी तो सबका बस था ना हो। बहुत सारे इंटरनल मैटर्स का भी बस था कि ना हो, और बाहर के तो आपने देखा ही था कि क्या कुछ नहीं कर रहे थे। बिल्कुल। और रेस्ट एश्योर के इस इन्वेस्टमेंट से मैं पर्सनली फील करता हूँ कि हमारी पाकिस्तान की इकॉनमी, हमारा
जो पर कैपिटा इनकम है वो, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हों, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एक बहुत बड़ा मेरे लिए भी एक किसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी है सर? यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का ये है। वो अपने लोग ला रहे हैं जी नहीं, अपने लोगों के इंजीनियर्स वो अपने ला रहे हैं सर, हेड सारे वो अपने ला रहे हैं, सीईओज वो सारे अपने ला रहे हैं, वर्कर्स जो है ना ईंट उठा के यहाँ से बाहर रख रहे हैं वो पाकिस्तानी है। जी हाँ, लेबरर्स की आप बात बिल्कुल ठीक कर रही हैं, लेकिन इसके साथ ये नहीं है कि सिर्फ सारा जो कंपनीज आ रही हैं वो डायरेक्ट इंटरफेयर कर रही हैं, वो इनकी कोलैबोरेशन है लोकल कंपनीज़ के साथ, और लोकल कंपनीज़ के साथ भी पैक्ट साइन, जिस तरह अलीबाबा का आपने पिछले में देखा, वो आ रहे हैं, मेमोरेंडम अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से साइन हुआ है, वो भी यहाँ किसी कंपनी की कोलैबोरेशन से ही वर्किंग करेंगे। आपका एनर्जी सेक्टर है, ऑलरेडी जो 2 सालों से चाइनीज़ कंपनीज आ रही हैं वो लोकल कंपनीज की कोलैबोरेशन के साथ कर रही हैं, और हमने इस चीज़ में ये चीज़ पैक्ट रखा है कि हमारी रेशो ऑफ वर्किंग पीपल है, जो मिड लेवल मैनेजमेंट है, सीनियर लेवल मैनेजमेंट है, वो दोनों तरफ से होनी चाहिए। और ये अगर सिर्फ चाइनीज़ ही आएंगे तो वो उनके लिए नुकसानदेह होगा, क्योंकि वो लोकल कल्चर को नहीं जानते, लोकल लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। आपने सुना है ना कि रिसेंटली दे आर लॉन्चिंग चाइनीज लैंग्वेज लर्निंग सेंटर्स? जी बिल्कुल, और मैं तो बहुत बड़ा इसका हामी तो हूँ। क्या चाइना में उर्दू लर्निंग सेंटर्स बन रहे हैं? वहाँ तो कुछ होटल्स और कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहाँ पे मुसलमान को स्टे नहीं दिया जाता। There are certain hotels and there are certain resorts. There is a specific area जहाँ पे अगर आपका पासपोर्ट किसी मुसलमान कंट्री का हुआ तो you're not welcomed. ये क्या है सर? गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं होगी। माजी में चाइना का ज़िंजियांग प्रोविंस है, वहाँ थोड़ा सा ये शोरिश रही है, जिसकी वजह से तो सर हम उसी के थ्रू तो निकल रहे हैं। जी नहीं, वो ज़माना भी पुराना हुआ, काशगर तक तो हमारा प्रोग्राम है, मुस्लिम मेजॉरिटी है बेसिकली, वहाँ ये शोरिश का प्रॉब्लम रहा चाइनीज़ को, जिसकी वजह से आप सिर्फ चाइना को नहीं, आप पूरी दुनिया भर में देख लें जो मुसलमानों के साथ हो रहा है। मुसलमानों को टैग कर दिया गया है टेररिज्म के साथ, जहाँ मुस्लिम नेम आता है वहाँ जहाज उतार दिया जाता है। लेकिन हमें अभी इस वक्त ये समझने की ज़रूरत है ना कि ये पैक उन्होंने एक मुस्लिम कंट्री के साथ किया है, तो जिस तरह हम मेहमान नवाजी कर रहे हैं उसका 10% मेहमान नवाजी तो दिखाई जाए हमको। जी जी बिल्कुल, आप ये देखिए कि यहाँ से जो पाकिस्तानी जा रहे हैं सीपेक से पहले भी वहाँ तो वीज़ा मिलना बड़ा मुश्किल है जाना का, आपको पता है? अच्छा, अभी अप्लाई किया आपने? अच्छा नहीं, मैंने अप्लाई नहीं किया। चाइना का वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल है। अच्छा, अब पता नहीं क्या सीन है, लेकिन जिस वक्त तक 1.5 साल तक मुझे पता था बहुत टाइम। जो लोकल बिजनेसमैन ऑलरेडी वहाँ वर्किंग कर रहे हैं, जिनकी अब वो पता करते क्या है, वो वहाँ से ऑन फोन और इंटरनेट और इस तरह से डीलिंग रखते हैं, क्योंकि वहाँ जाना मुश्किल होता है फिजिकली जाना। ऑब्वियसली मे बी आप यू मे बी राइट, लेकिन यहाँ आने से जब ये इन्वेस्टमेंट आएगी और आपकी बिजनेस फ्लरिश करेगा, तो मैं नहीं समझता कि यहाँ का कोई बिजनेसमैन चाइना जाते में किसी मज़ाहमत का उसको सामना करना पड़ता है ऑलरेडी। जी हाँ, आप लोग प्लीज़ ये नहीं समझें कि मैं अगेंस्ट हूँ, जैसे दैट कि वो जो बातें आपके और मेरे जहन में और हमारी सराउंडिंग में हमारे दोस्तों और लोगों के जहन में, मैं सिर्फ वो बातें पूछ रही हूँ बिकॉज आप जो हैं, आप लोगों की वजह से सी पैक हो रहा है ना। मुझे एक बात बताइए, बहुत पहले एक ऑफ़र चाइना ने हमको दी थी कि हम पूरा जो हमारा एनर्जी सिस्टम है उनको हैंड ओवर कर दें तो वो 300 रुपये पर हाउस के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। वो क्यों मना हुआ? बेसिकली क्योंकि वो लोगों की फेवर में था। आप कह लें मिथ्स हैं, अर्जुन लेजेंड्स हैं जो कि मीडिया पे आ जाते हैं, ऐसा है नहीं। देखिए ऑलरेडी एनर्जी सेक्टर में आप इस सीपेक को सस्टेन करने के लिए यू हैव टू हैव एनर्जी, इसका हमारे पास बहुत ज़्यादा डेफिसिट है। एक मिनट, एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग डॉक्टर आफिया। या साहब, आप तो परमानेंट ही हो गए हैं। चले, मुझे बहुत हंसी आ रही, लेकिन मैं नहीं हंसूंगा। अच्छा ये पहले तो आपके मेहमान को सलाम हो, क्योंकि सी पैक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी आज हमारे यहाँ बिल्कुल ब्रेक थ्रू है। लेकिन सर मैं किसी क्रिटिसिज्म में नहीं जाना चाह रहा, मैं हमेशा पॉजिटिव, आपको राफिया को पता है कि अप्रोच रखने वाला आदमी हूँ। मुल्क में बहुत कुछ काम होगा, बहुत बड़ी मतलब इस पे इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी, लेकिन माई कंसर्न इज, जैसे राफिया ने कहा, तो देयर इट्स आवर राइट टू आस्क क्वेश्चन अबाउट दिस
यानी प्रोजेक्ट। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, बात ये है कि हमें सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि हमारे पास हमारा एम्प्लॉयमेंट रेशियो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। दूसरा है कि जो हम इनसे कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं वो हम लोग अपने यानी वो तो ठीक है, उनको तो बेइंतहा फायदा है, लेकिन क्या हम सिर्फ चंद लोगों को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं या हम सारे जनरल पब्लिक को भी इससे फायदा पहुंचेगा। दूसरा है कि जो चाइना है वह वेरी गुड टेक्नोलॉजी, उनके पास एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है जो हम उनसे लर्न कर सकते हैं। तो ये टाइम है, दिस इज हाई टाइम कि हम अपने बंदों को टेक्निकली एजुकेट करें और उनसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें। इस पे कुछ काम हो रहा है सर कि नहीं हो रहा? जस्ट माय क्वेश्चन। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच आया साहब, आपने सारे बड़े अच्छे सवाल किए, लेकिन किस टेक्नोलॉजी की बात करें आप, मुझे वो समझ नहीं आया। सबसे पहले तो मुझे ये समझ नहीं आया कि जब चाइना बिल्कुल बेकार एकदम ऐसी कंट्री हो गए थे कि उसका कोई काम नहीं हो रहा, तब एक स्कीम वहाँ चली थी और उस स्कीम के बाद चाइना ने ग्रो करना शुरू किया। आपको पता है मैं क्या बात कर रही हूँ ना, ठीक है? उसमें ऐसे ऐसे पहलू थे जो कि कभी कभी हमें नॉन ह्यूमन भी लगते हैं कि ऐसा होना नहीं चाहिए था, बट ऐसा किया उन लोगों ने और दैट एक्चुअली वर्कड। तो हम लोगों को उस तरह प्रोग्रेस करने के लिए पहले वही नहीं करना चाहिए? नहीं, आपकी बात सही है और ये याया साहब की भी। सर मेरी कौन सी बात गलत है? आप उस नहीं, आप बिल्कुल सही है। और वो ये मैं समझता हूँ कि ये जो जहन में सवालात उभर रहे हैं हमारी सोसाइटी में भी, ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इन्हीं सवालात की बुनियाद पर हम अपनी पॉलिसी जो है गवर्नमेंट वो बनाते हैं। क्योंकि आप लोगों के जो सिलेक्ट करदा हमारे सर, मैंने आज तक कोई गवर्नमेंट पॉलिसी, जब से मैं पैदा हुई हूँ, मैंने कोई गवर्नमेंट पॉलिसी आम इंसान की फेवर में नहीं देखी। हमेशा वो उस वक्त जो रूलिंग गवर्निंग पार्टी होती है वो उसकी फेवर में होती है। जी बिल्कुल। लेकिन तो अब ये सी पैक जो है, हम लोग इसी में है ना कि सी पैक जो है ये हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद होगा? अच्छा चलो ठीक है, एक चीज़ आपको 100 रुपये की मिल रही थी, 75 की मिलना शुरू हो जाएगी, मतलब उसका वो कम हो जाएगा ना, तो वो 75 की मिलना शुरू हो जाएगी। उसके अलावा देखिए, टेक्नोलॉजी की जिस तरह जैसा बात कर रहे थे, ये ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो रही है। मुख्तलिफ वोकेशन सेंटर्स, टेक्निकल एजुकेशन सेंटर्स ऑल ओवर पाकिस्तान खुल गए हैं जो कि स्पेसिफिक टू द फील्ड ट्रेनिंग करवा रहे हैं हमारे अपने लोकल जवानों की, नौजवानों की। चाइनीज़ लैंग्वेज जिस तरह आप जिक्र कर रही थी खुल गए हैं, और सिंध और पंजाब ने तो ऑफिशियल तौर पे डिक्लेयर भी किया था गवर्नमेंट स्कूलों में चाइनीज़। पंजाब ने तो उस पर बहुत बड़ा काम किया, सिंध थोड़ा सा अभी तक उस पर काम नहीं कर सका। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द जो है ये चाइनीज़ लैंग्वेज का जो मैंड्रीन है, उसका एक रीज़न है ना सर, जब भी हम एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सुनते हैं तो वो कहते हैं देखिए हमने पंजाब को कितना खूबसूरत बना दिया। तो मैं कहती हूँ क्या सिर्फ पंजाब है पाकिस्तान? जी नहीं, सिंध भी तो है, सब ये गुलदस्ता है और तमाम जो सूबे हैं इसके मुनफरद फूल हैं। देखिए हर एक तो पाकिस्तान 3 यूं मुरझाए हुए हैं, 4 मुरझाए हुए हैं और एक यूं है, ये तो फेयर नहीं है ना सर। मैं समझता हूँ कि क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक अच्छा इलेक्शन के बाद हुआ कि हर सूबे में मुख्तलिफ हुकूमत पार्टीज़ की हुकूमत, KPK में PTI मौजूद है 4 साल से है, सिंध में PPP है, पंजाब में जिस तरह आप जिक्र कर रही है PML का जिक्र है, बलूचिस्तान में एक कोalition है। जी इनको देखिए, आप 4 साल 5 साल हर पार्टी को मिले हैं अपना मेटल प्रूफ करने के लिए कि जी आपकी पॉलिसीज़ फेडरल गवर्नमेंट ने कभी इंटरफेयर नहीं किया, चाहे वो KPK हो चाहे वो सिंध गवर्नमेंट। क्यों KPK वाले रोते हैं? उनको तो बजट ही अलॉट नहीं होते। जी नहीं, मतलब देखिए एक तो लोकल रेवेन्यू जनरेशन भी है और बजट का अलॉट होना ऑलरेडी आपके इस पे आप देखिए बहुत बड़ी मिसाल है कि इस फोरम पे चारों वज़ीर आला जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के साथ गए और हर वज़ीर आला ने अपने सूबे के लिए वहाँ बात की और जहाँ तक मुमकिन हुआ स्पेसिफिक टू दैट सूबा वहाँ उन्होंने MOU साइन किए हैं। आप और इसमें सर बहुत ही हम लोग छोटी सी एग्जाम्पल पे आए, जब एक टीचर क्लासरूम में 4 बच्चों के बीच में कंपटीशन क्रिएट करते हैं ना, तो वो 4 बच्चे एक दूसरे की धज्जियां नहीं उड़ाते हैं, वो 4 बच्चे अपने अपने तरीके से भरपूर कोशिश करते हैं अपने आप को बेस्ट प्रूफ करने की। आपने जो बात की कि KPK उनको दे दिया तो सिंध उनको दे दिया तो पंजाब उनको दे दिया, तो ये उन लोगों ने क्या किया, उनके यहाँ तो जो हो रहा है तो हो रहा है,
वो बस एक दूसरे की ना धज्जियां उड़ाने में लग गए। सेंस ऑफ कंपटीशन जो वो वाला होना चाहिए था, जो कि एक्चुअली कंस्ट्रक्टिव सेंस वो है कंपटीशन, वो तो हुआ ही नहीं। क्या एक लेग पॉलिटिक्स ये लास्ट इलेक्शन से अब तक क्या हुआ है? ये देखिए सोसाइटी बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं, मैं समझता हूँ सोसाइटी बेस्ड, बिल्कुल मैं इसका बहुत बड़ा हामी हूँ कि क्योंकि आप चाहे वो आर्म फोर्सेस हों, चाहे वो पार्लियामेंटेरियंस हों, चाहे वो सर किसी पॉलिटिकल पार्टी का पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी, आपको लगता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो गवर्नमेंट में सिर्फ एक बार आना चाहिए, या बस उसका एक स्पैन होना चाहिए, 10 साल के बाद दैट पॉलिटिकल पार्टी सीज खत्म, वो लोग फिर नहीं आएंगे, अब नए लोग आएंगे? एग्जैक्टली पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो इलेक्शंस का सिस्टम है वो एग्जैक्टली ये है। नहीं, वो पॉलिटिकल पार्टी ये तो हमारी नस्ल दर नस्ल किंगडम की तरह चल रही है ना, उसका चचा तो उसका भतीजा तो उसका बेटा तो उसका ये, तो हम तो ऐसे चल रहे हैं ना। आपसे मैं फिर उसी चीज पे आऊंगा कि प्रॉब्लम ये किसकी, सोसाइटी नहीं उनकी, दे सेलेक्ट, हम क्या करें सर? वी सेलेक्ट दीस पीपल to represent us. We don't select these people, sir. You know that very well. We don't select these people. आप ये देखिए वोट तो मौजूद है, वोट दे रहे हैं, वोटिंग सिस्टम मौजूद है हमारा, और वो अलग बात है कि मैं खुद भी इस चीज़ का थोड़ा वोटिंग सा सिस्टम जितना मौजूद है उतने तो रिगिंग सिस्टम मौजूद है, इतने तो वोट्स नहीं डलते जितने रिगिंग के डलते हैं। देखिए रिगिंग भी होती होगी लेकिन इस लेवल पे नहीं होती होगी कि आप हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएं, लेकिन मैं नहीं कहता, मैं इससे इनकार नहीं करता। इलेक्शंस हो रहे थे ना, आप टीवी लगा के देख रहे थे, आपने पोलिंग स्टेशन पे देखा था क्या हो रहा था? देखिए वही मैं आपसे अर्ज कर रहा था, लोगों ने अंदर खड़े होकर वीडियोस बनाई हैं, बिल्कुल, पूरी बिल्कुल। सोशल मीडिया पे चली हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, रिगिंग से मैं इनकार नहीं करता। जहाँ अगर 90% सही काम हो रहा है तो 10% गलत भी हो रहा होगा। हमारी आखिरी होप ना आप लोग रह जाते हैं, आर्मी, विच इज़ मार्शल लॉ, विच इज़ सर ये मार्शल लॉ मुझे बताएं, अगर एक आ चुका है, कितनी बार आ चुका है हमें, है ना? मार्शल लॉ कहते हैं ओ हो मुल्क को 10 साल पीछे धक्का दे देता है मार्शल लॉ, ओ भाई वैसे ही बड़े आगे हम, ठीक है, हम वैसे ही कोई 50-100 साल तो पीछे चल ही रहे हैं बाकी दुनिया से, ये 10 साल पीछे धक्का देने वाली ये क्यों होता है, ये इसका क्या मतलब है? कि कभी भी जमहूरियत किसी भी मुल्क में वो हटाई जाए किसी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनली चक्कर में, तो उसके असरात उस मुल्क में इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं। जो उस मुल्क की पॉलिसीज़ हैं जो कि इंटरेक्शन करती हैं दूसरे ममालिक के साथ, वो सफ़र करती हैं। बैन का खदशा होता है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। कैसा बैन? इकोनॉमिकल बैन, मतलब फंड्स नहीं मिलेंगे बाहर से, सैंक्शंस की इशू है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का प्रॉब्लम है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखिए डिक्टेटरशिप है ना, कि कोई भी दुनिया में कोई भी कंट्री या यूएन है या आपकी डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, वो ये नहीं चाहती कि किसी भी मुल्क में डिक्टेटरशिप आए। वो आपने देखा पिछले 10-15 सालों में ये प्रॉब्लम जो है वो, अभी रिसेंटली डिक्टेटरशिप आई थी, पाकिस्तान काफ़ी स्टेबल हो गया था, आप भी मानते हैं इस बात का? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल स्टेबल हुआ था। और एक्चुअली मुझे तो कभी कभी लगता है कि हम ये डंडे वाली कौम ही हैं, हमें डिक्टेटरशिप ही चाहिए, डोंट यू थिंक सो? देखिए मैं नहीं समझता, हम डेमोक्रेसी में आपे से बाहर हो जाते हैं। एक एवोल्यूशन का प्रोसेस है सोसाइटी का जो चल रहा है। 69 इयर्स नथिंग फॉर अ नेशन, बन गए हम, बंदर से इंसान बन गए, बस हो गया। सिंगापुर कब निकला था और अब कहाँ खड़ा है? 69-70 इयर्स के, तो बस अब रोने प्लीज रोना बंद कर दें, यू नो। मैं वही तो, लेकिन ये कि अभी आप देखिए कि ये बहुत ज़्यादा ये शऊर अवाम में जो आया है। आप मैं KPK की जो वहाँ के लोग हैं उनको मैं सलाम पेश करता हूँ कि वो कम से कम वोट के हक को बहुत सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। PTI आई, इससे पहले दूसरी पार्टी थी, उससे पहले दूसरी पार्टी थी, तो कम से कम हम ये चीज़ अगर दूसरे सूबों में भी करें कि आप जो उनकी बेस है वोट देने का, वो सिर्फ रंग के लिहाज से, कास्ट के लिहाज से, मजहब के लिहाज से ना हो, कारकर्दगी से, ये क्या तरीका हुआ? तो वही मैं आपसे कहती हूँ, सोसाइटी पाकिस्तानी क्यों नहीं है? पाकिस्तानी की हमें, ये सिंधी क्यों है, ये बलोची क्यों है, ये पठान क्यों है, हम पाकिस्तानी क्यों नहीं है? हमारा प्राइम मिनिस्टर पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट क्यों नहीं करता? हमें क्या ज़रूरत है इस तरह प्रोविंसेस में डिस्ट्रीब्यूट होने की? ये तो सिर्फ एक ज्योग्राफी की बुक की लाइंस हैं, एंड दैट्स इट। जी बिल्कुल, बेसिकली मैनेजमेंट के लिए ये किए जाते हैं सूबों का। आपने देखा होगा कि कुछ पार्टी जो है वो सूबों की
और ज़ाती की बात कर रही हैं कि जी सूबे जो हैं वो और होने चाहिए फॉर द मैनेजमेंट पर्पज, दैट्स ऑल। लेकिन ये कहना कि जी इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर है वो सब एक सूबे का है, किसी और सूबे से उसका ताल्लुक सर नहीं ये है, हर बार यही प्रूव होता है सर। मुझे पता है पूरे सिंध का आप चक्कर लगा लें, कराची के भी एक पर्टिकुलर एरिया से बाहर निकल के अब बाकी कराची, फिर यहाँ से होते हुए इंटीरियर सिंध, मतलब आपको ऐसा लगेगा आप यूं प्रोग्रेस वाइज डिक्लाइन पे जा रहे हैं। लेकिन इसी की बात को मैं आपको थोड़ी सी ऐड करूंगा कि पिछली जो फेडरल गवर्नमेंट थी वो सिंध बेस्ड पार्टी से थी, और वो फेडरल गवर्नमेंट भी और लोकल गवर्नमेंट दोनों एक ही पार्टी के थे। लेकिन फिर भी जो आपने प्रोग्रेस का बात की वो एक क्यों नहीं, अगर 100 है उसमें 100 तो खैर बहुत ज़्यादा हो गए, अगर उसमें 50 भी सिटीज़ हैं तो उन 50 में से 25 सिटीज़ अर्बन सिटीज़ बन के क्यों नहीं सामने आती हैं? जी बिल्कुल बनना चाहिए। आप इसी वजह से ये जो प्रेशर कराची जैसे आधा कराची अर्बन है, आधा कराची रूरल ही है सर, लेकिन और उसके बाद तो रूरल ही रूरल का इशू वही है कि आप वोट का जो इस्तेमाल है अभी अगले साल है वो बहुत ज़रूरी है। और हर एक हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ख़ास तौर पे जो हम अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो वोट का हक इस्तेमाल करते हैं। हमारे अंदर साइलेंट मेजॉरिटी समझ नहीं आता है ना सिर्फ हम वोट किसको दें। पता है क्यों? वो 5-6 लोग खड़े होते हैं, उन 5-6 लोगों की प्रोग्रेस हम देख चुके हैं, तो हम कहते हैं यार इसको किसको वोट दें, नन ऑफ देम इज केपेबल इनफ। कोई नया, मैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाऊँ, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करेगा, शायद मुझे कोई गोली मार के ही चला जाए, ठीक है, दो आई बी वेरी नाइस एंड वेरी फेयर एंड ऑल दैट। इस तरह बहुत सारे लोग जो हैं वो भी यही सोचते होंगे, बट वो ऑफ कोर्स लैक ऑफ फंड्स एंड लैक ऑफ सपोर्ट एंड लैक ऑफ इसकी वजह से नहीं कर पाते। यही तो है, यही तो है। आपको ऐड करूंगा प्रॉब्लम जो मैं आपसे बात कर रहा था सोसाइटी बेस से, ये जो वोट सिस्टम है, ये वोट हम देते ही उन लोगों को हैं जो हमारे वो काम कर सकें जो कि शायद एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी ना कर सके। हम वोट उसी को देते हैं क्योंकि हमने वोट जब देना है। देखा था कि जलसे में जो लोग आए थे उनको 2000 रुपए दिए गए थे, उनके दिन की दिहाड़ी थी वो, उनको उस वक्त कोई मतलब नहीं है कि कौन आएगा गवर्नमेंट में तो कौन होगा क्या, उनको सिर्फ उस वक्त वो 2000 रुपए चाहिए, दैट्स इट। वेरी ट्रू। जिस कौम का ये हाल हो उसको वोटिंग पावर क्या पता है? ये शऊर हम जैसों ने लाना है। मैंने आपने मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, सुननी नहीं, उनके घर में आधा किलो आटा नहीं होता सर, वो क्यों सुनेंगे? ये कहीं ना कहीं किसी न किसी को सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। मैं आपसे वही बात कर रहा था, शऊर तो है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली, जानवरों वाली अप्रोच होती है उनकी, आपको पता है? जी एग्जैक्टली वही आपसे बात कर रहा था कि ये तो आप 2000 की बात कर रही हैं, लोग तो बिरयानी पे जाके एक प्लेट जो है खाने का, एक वक्त का खाने पे जाके वोट देते रहे हैं, यहाँ हालात रहे हैं, लेकिन ये बदलना पड़ेगा। हाय हाय कैसे बदलेगा? मुझे यही वही जो आपसे कहता है, सोसाइटी का सुधार बहुत जरूरी है। चाइना को ले एजुकेशन, आओ हमें बदल दो, एजुकेशन बहुत, हम भी यूँ देखना शुरू कर देंगे, लेकिन आओ हमें बदल दो। देखिए चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है वो मैं समझता हूँ कि शायद ये सुधार लाए, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगा। मुझे कहा जा रहा है टाइम खत्म हो गया। वैसे आई डू लुक लाइक चाइनीज एट टाइम, यू नो, है ना सर? तो स्कोप है ना मेरा आगे। हाँ चलिए, थैंक यू सर, लवली टॉकिंग टू यू। जो मैंने आपको बहुत मुश्किल कठेरे में खड़ा कर दिया, लेकिन लवली टॉकिंग टू यू। टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। व्यूअर्स इस तक आप कुछ नहीं, छोटी सी ब्रेक लें और फिर वापस आ जाएगा। वेलकम बैक टू मॉर्निंग डिलाइट। अच्छा जी, हमारे पास आज एक इंटरनेशनल शख्सियत मौजूद हैं। अब ऐसा लगता है कि जैसे वो पाकिस्तान में कम रहते हैं और पाकिस्तान से बाहर ज़्यादा रहते हैं, और बहुत कुछ वहाँ से सीख कर जब आते हैं तो फिर वापस चले जाते हैं। लेकिन वापस आते हुए उनको ये नहीं होता कि एक मासूम बच्ची जो हर महीने हफ्ते में 2 दफ़ा उनके साथ 1-1 घंटा जो है वो स्पेंड करती है, अच्छी बात, उसके लिए एक चॉकलेट ही लें, खाली रैपर ही। अस्सलाम वालेकुम। ताने मारे, मेरे फुल फ्लैश ताने मारे। और डॉक्टर साहब आप
समझे नहीं आप वो। मैं बिल्कुल समझ गया। मतलब चलो स्पेन से ना लाए चॉकलेट, उसमें होता है आपको कि पता है कभी कि जो आपका स्लिमिंग प्रोग्राम जो चल रहा है, जिस प्रोग्राम के तहत आपको इतना खूबसूरत और स्लिम रखा हुआ है, उसमें चॉकलेट खाना जो है तो वो मना होता है। लेकिन ये कि बाहर की चॉकलेट जो लोग लेकर आते हैं सोवेनियर के तौर पे, वो कभी कभी खा लेनी चाहिए। और इवन के नाश्ते में अगर आप चॉकलेट और दूध का नाश्ता कर लें तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छा नाश्ता होता है। वो डार्क चॉकलेट होगी डॉक्टर, डार्क चॉकलेट है, ठीक है। तो आई एम सॉरी, लेकिन मेरे पास आपके लिए चॉकलेट रखी हुई है, मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। गर्मी का मौसम है, इस वजह से वो थोड़ी सी नरम हो गई थी, तो मैंने उसको वापस फ्रिज में रखा है। तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर जो है तो वो लेकर आऊँगा। और आपने जैसे कि कहा कि बाहर जाते हैं और फिर वहाँ से सीख कर आते हैं और फिर चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। बाहर जाने का मकसद नहीं होता है। ताने मारे थे। हाँ, ताने, आप ये ताने बाने जो है ना वो ना मारा करें। बाहर जाने का मकसद ये होता है कि जो नई चीज़ें दुनिया में इंट्रोड्यूस हो रही हैं, जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं हमारी फील्ड से रिलेटेड, ख़ासतौर पे हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड या स्किन और कॉस्मेटोलॉजी से रिलेटेड, तो उनको न सिर्फ ये है कि उनको अवेल किया जाए, उनको देखा जाए, उनका गहरा मुशाहिदा किया जाए और फिर उनको पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया जाए एशियन इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से। तो ये जो दोनों विज़िट थे, स्पेन का बार्सिलोना और वर्ल्ड ब्यूटी कॉन्फ्रेंस दुबई, तो इन दोनों बहुत ही कंटिन्यूस आ गए। वर्ल्ड ब्यूटी कॉन्फ्रेंस क्या? ब्यूटी कॉन्फ्रेंस मतलब उसमें कॉस्मेटिक और ब्यूटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उन सब की एक एग्जीबिशन होती है और उन पे जो है तो वर्कशॉप्स और सेमिनार होते हैं। तो जो न्यू कमर्स होते हैं मतलब वो तो सारे कॉस्मेटिक्स उसमें आएंगे? नॉट कॉस्मेटिक्स, उसमें कॉस्मेटिक्स भी होती है और स्किन केयर भी होती है। न सिर्फ कॉस्मेटिक होती है, स्किन केयर होती है, बल्कि बॉडी केयर होती है। यानी कि जो मैं हमेशा बताता हूँ कि खूबसूरती का तस्वुर सिर्फ ये नहीं है कि आपका रंग गोरा हो जाए या आपका चेहरा खूबसूरत हो जाए या आपके बाल अच्छे हो जाए। खूबसूरती जो है वो सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक हर चीज़ में जो है तो वो पोशीदा होती है और एक एक हिस्से को जो है तो बॉडी के बहुत नजर आ रहे होते बॉडी के एक एक हिस्से को खूबसूरत बनाना या उसको खूबसूरत रखना जो है तो वो एक मिशन है हमारा, मतलब एशियन इंटरनेशनल का, और उस पर हम काम करते रहते हैं। और ये जो पिछले बात मुकम्मल कर लेने दें, थोड़ी सी रह जाएगी। और ये पिछले 10 दिन का जो स्पैन गुजरा है जिसमें 2 विज़िट हुए हैं, बार्सिलोना का और दुबई का। तो जो बार्सिलोना वाला विज़िट था वो इट वाज टोटली रिलेटेड विद द हेयर इंडस्ट्री, यानी कि हेयर ट्रांसप्लांट और उससे रिलेटेड हेयर फॉल की ट्रीटमेंट्स। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये कहने में बड़ा फ़ख्र है और बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि जो मेरी प्रेजेंटेशन थी FUE चिन, यानी कि चिन के ज़रिए बाल निकाल के, FU तरीके से बाल निकाल के उनकी सर पर पैवनकारी का जो एक अमल है, और उस पर मैंने 1000 से ज़ायद पेशेंट, सक्सेसफुल पेशेंट की स्टडी जो है तो वो पेश की। और ये पाकिस्तान की तरफ से पहली मरतबा हुआ कि किसी पाकिस्तानी डॉक्टर ने इतनी बड़ी स्टडी जो है वो इतने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जो है तो वो प्रेजेंट की। और अल्हम्दुलिल्लाह उसको सभी लोगों ने जो है तो वो बहुत ज़्यादा पसंद किया और कहा कि मतलब बहुत ही जो है मतलब मेहनत की गई है इस काम के ऊपर और बहुत ही जो है तो वो साइंटिफिक जो है तो वो प्रेजेंटेशन थी आपकी। उसकी थोड़ी सी वीडियो भी थी और कुछ पिक्चर्स भी थी जो मैंने अपने चाहने वालों से जो है तो वो फेसबुक पे शेयर भी की थी। और आप वो हमारे साथ शेयर करने वाले? बिल्कुल नहीं, असल में यहाँ दिखाते नहीं ना वो उसको, तो सिस्टम नहीं है इसलिए, वरना ज़रूर करना चाहिए हमें उन चीज़ों को ज़रूर जो है तो वो अपने जो मेट्रो देखने वाले हैं उनको भी बराह रास्त दिखाना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला आज या कल में आमिर साहब से भी मीटिंग होगी, इस सिलसिले में बात ज़रूर होगी कि कुछ ना कुछ चीज़ें जो है तो वो ज़रूर दिखाना इसमें शुरू करें, ताकि जो सुनने के साथ साथ जो है ना जब देखने का जो अमल होता है ना वो ज़्यादा कंसीवेबल होता है, तो लोग जो है तो वो ज़्यादा उसको समझते हैं, ज़्यादा समझ पाते हैं। आजकल बच्चों के स्कूल में भी आप देखें कि वो ऑडियो विजुअल्स पे और प्रोजेक्ट्स पे जो है तो वो ज़्यादा काम होता है, किताबों का रट्टा जो है तो वो नहीं लगवाया जाता। ये बात हो गई बार्सिलोना। दूसरी बात जो मैं आपको कहने वाली थी जी, वो लग रहा है आप स्पेन से आए, आप बहुत यंग होकर आए और बेबी पिंकिश कपड़े अपने जो अंदर से टाई और आपकी शर्ट, असल में टाई भी ये असर जो है वो आपका देखिए टाई स्पेनिश असर तो नहीं मैं बता देता हूँ कि टाई किसी एक अलग चाहने वाले ने दी है। ये जो खैर अलग चाहने वाले टाइपिन है, ये जो टाइपिन देख रही है टाइपिन और कफलिंग का सेट है, ये किसी अलग चाहने वाले ने दिया है। और ये शर्ट जो है ये भी किसी चाहने वाले ने दिए। और चाहने से चाहे जाने का जो एहसास होता है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। तो इस एहसास ने मुझको जो है तो ये 3 नाम आप आज मालूम कर लीजिएगा, अभी तो सिर्फ 3 नाम खुले हैं।
हाँ, मतलब एक बहुत एक किताब है ना, मतलब उनको पता है? हाँ बिल्कुल पता है, उनको भी पता है। ओपन बुक। लेकिन सुने इन सारी चाहने वालों की चीज़ों को मजमुआ करके पहनाने का काम जो है, तो वो सबसे ज़्यादा जो चाहने वाली है उसने किया है, वो सारी सेटिंग जो है। ये देखें, ये आदमी को इसलिए कहते हैं मैनिपुलेटिव। लेट्स कम टू द पॉइंट, इंट्रो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर हमारा टाइम निकल जाएगा। और आज हमने फैसल मोइन साहब को भी जो है तो वो बुलाया है ताकि ये अपने एक्सपीरियंस जो है तो वो शेयर कर सके अपने बालों की सर्जरी के हवाले से। सबने इनके बाल खींच के देखे, बाल खींच के देख लिए। तो आपसे पहले आए थे, उनका एक्सपेरिमेंट हो चुका है। मेरी और फैसल साहब की मुलाकात जो है तो वो बैंक में थी, ये बैंक मैनेजर थे, मैं अपने किसी अकाउंट के सिलसिले में बैंक गया था, और जब मैंने इनको इंट्रोड्यूस किया, मैंने कहा कि आपके तो बाल बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप क्यों नहीं लगवाते, और आपकी तो पोजीशन जो है, जो आपकी जो प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो डेस्क पे आप बैठ रहे होते हैं, आप क्लाइंट को वेलकम कह रहे होते हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी बड़ा मैटर करती है। तो शुरू में तो ये कन्विंस नहीं हुए, लेकिन जब हमारी 2 4 5 मुलाकातें हुई तो फिर मैं इनको बहरहाल क्लिनिक तक खींच लाने में कामयाब हो गया। और जब एक दफ़ा ये क्लिनिक आ गए और उन्होंने सारी चीज़ों को देखा, को अपने बैंक टाइमिंग से क्लिनिक से खींच कर लाया, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको यहाँ पर इस वक्त मैं बताऊँ कि इनकी ख्वाहिश थी कि डॉक्टर साहब आप सब बहुत सारे लोगों के प्रोग्राम आप करते हैं, मेरा भी दिल चाहता है कि मैं भी जाके आपके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं, ताकि वो लोग जो डरते हैं या अभी तक नहीं करा सकते हैं, उनके जहनों में बहुत सारे सवाल हैं, तो वो दूर हो सकें। और इस सदी की, इस डिकेड्स की जो मतलब बेहतरीन टेक्नोलॉजी है बालों के हवाले से, जो रिसर्च है या जो भी उसका ट्रीटमेंट है, लोग उसको अवेल कर सकें और उससे फ़ायदे हासिल कर सकें। अच्छा, तो अब हम थोड़ा इनकी तरफ आते हैं। बिल्कुल इन्हीं की तरफ जाइए, क्योंकि मेरा गला वाला सब ख़राब है। सर, वैसे बैंकर्स को कहा जाता है कि वो सांस ही ले रहे हैं तो बड़ी बात है, जीना वीना तो वो छोड़ ही देते हैं, है ना। सुबह 6-7 बजे उठे, रात को 9-10 बजे घर घुसे, क्या ज़िंदगी। सोशल लाइफ उनकी, वो जो वीकेंड आता है वो सोने में गुजार देते हैं कि अल्लाह सोने तो बस। मतलब मैंने बैंकर्स को ऐसे ही देखा है, उनके अंदर ज़िंदगी की वो रमक जो है ना, वो कमी होती है। तो आप तो माशाल्लाह बाल, मतलब इतना ब्यूटी का ख्याल, ये तो शीशे वीशे तो नहीं लगे हुए आपके ऑफिस में? नहीं, असल में डॉक्टर साहब ने काफ़ी एम्फेसाइज किया था इस चीज़ पे मुझे, और ये इनके साथ मेरी इंटरेक्शन कोई 1 साल तक रही। आपके अपने अंदर से नहीं था? मेरे अंदर से था, लेकिन जब अंकल बोलना शुरू किया लोगों ने तो जो है तो वो चीज़ मैटर करती है, वो चीज़ जो है वो बहुत बुरी लगी ना, बहुत बुरी। आई कैन टोटली इमेजिन आपको किसने अंकल कहा होगा, तो आपने बाय अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा बड़े लगने शुरू कर देते हैं, बाल नहीं होते हैं तो सही। तो फिर ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं। आपकी किस उम्र में बाल गिरना शुरू हुए थे? मुझे तकरीबन 12 साल हो गए, मेरे बाल नहीं थे इसमें। 12 साल से आपके बाल नहीं? मेरे बाल बहुत तेज़ी से फॉल कर रहे थे, तो वो इसके बाद फिर फैमिली में और भी लोग थे जिनके बाल मेरे, ऐसे थे? बड़े भाई के भी बाल ऐसे ही गिरे हैं, और 2 भाइयों के, और तो वो फैमिली में तो इनहेरेंट है। तो आपने अपने अंदर कहा कि चलो है तो बाल, मैंने ये रिस्क लिया, क्योंकि ये नॉर्मली लोग डरते हैं, बन जाते, क्या फर्क पड़ता है, लोग डरते हैं कि इतना पेनफुल अमल होगा कोई, कैसे इसका ट्रीटमेंट करवाएं, और आया कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, क्योंकि सर का मामला होता है। तो उस चीज़ पे काफ़ी लोग, फिर प्लस ये कि फिर मैंने अपनी फैमिली फ्रेंड्स को भी भेजा इनके पास, उन्होंने करा लिया। अच्छा, पहले आपने उनको भी चेक किया? तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, मैं तो चलें। ये बैंकर्स जो कहते हैं बड़ा हमेशा सेफ साइड रखते हैं, ये काम किया उन्होंने, पहले अपने जानने वालों को भेजा, काम करवाया, दिखा ये सही है, पहले अब मैं जब भी कोई लोन देते हैं तो उस पे पहले एक ब्लैंक पेपर पे भी साइन करवा लेते हैं, तो इसी तरह इन्होंने अपनी सिक्योरिटी ये लोन उसको देते हैं जिसके पास ऑलरेडी होता है। हाँ, और जिस बेचारे को एक्चुअली लोन की जरूरत है उसको देते ही नहीं है, उसको ज़रूरत नहीं है ना, लेकिन उसको बहुत, उसी को तो ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा खुशी की बात यह है कि फैसल खुद मैं खैर ड्राइव करके जो है तो रात में जी कंप्लीट हो गया। तो पहले तो इतना डर रहे थे, लेकिन जब इनकी काउंसलिंग हुई और जब इनसे बातचीत हुई तो मतलब ही वॉज सो कॉन्फिडेंट, और खुद ही अकेले आए गाड़ी ड्राइव करके, और जब काम खत्म हुआ रात को तो खुद ही जो है तो वो ड्राइव करके गाड़ी लेकर घर में बता के रहे थे कि मैं डर जो है वो बिल्कुल दूर हो चुका था, और बहुत ही कॉन्फिडेंटली इन्होंने बड़े अच्छे माहौल में अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया, और न सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट कराया बल्कि ट्रांसप्लांट के बाद जो टेक केयर करनी होती है बालों की वो भी उन्होंने बहुत अच्छे से की। अच्छा सर, जिसके घर में इस तरह होता है ना, जिस फैमिलियल है, सबके गिर गए, तो उनके घर में एक नॉर्मल सा होता है कि जब ये बताएंगे कि मैं बाल कटवाने जा रहा हूँ या मैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आ रहा हूँ, तो सबने कहा कि क्या ज़रूरत है, देखो मैं भी तो ऐसा हूँ, देखो मैं भी तो ऐसा हूँ। 90% आप सही कह रही हैं, बिल्कुल 90% लोगों ने मुझे यही कहा होगा। फिर आपने उनको वो 10% नहीं, लेकिन मेरी विल थी, तो मेरी बॉडी, जाहिर सी बात है, मुझे मेरा ही अपने पे मेरी मर्जी, जो कुछ होना है मुझे ही होना है।
सही बात। बहरहाल तो मैंने ये डराया क्या क्या था कह के? देखिए सर का मामला है तो यकीनन तो इंजेक्ट होते हैं इनिशियली, ताकि एनेस्थीसिया वगैरह की जाती है, इंजेक्ट की जाती हैं, तो वो चीज़ें पेनफुल अमल है इनिशियली। तो वो आप पेन से आपको इनिशियली वो डराया था? 5-10 मिनट के लिए था, उसके बाद फिर वो बॉडी जब सुन हो जाती है उसमें, तो फिर उसके बाद फिर आपके बेगम ने नहीं कहा नहीं छोड़िए ना, आप तो ऐसे अच्छे लगते हैं। छोड़िए ना, बिल्कुल इतने पैसे आप बालों पे लगाएंगे, मेरी चूड़ियां बना देना, हाँ, ऐसा ना। हाँ, ये नहीं हुआ चूड़िया आपके नहीं, साथ? लेकिन उन्होंने भी मना किया था मुझे। उन्होंने लेकिन भी मना क्योंकि किया? वो डर रही थी कि प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई मसला ना हो मसला ना हो जाए। मसले से हाँ, वो मतलब ये मसला नहीं, वो- हेल्थ रिलेटेड मसला नहीं, Health related मसले से वो मसला वाला ये, मसला। मसले से मतलब ये है कि अगर इनके बाल लग गए तो ऑलरेडी इतने खूबसूरत हैं, हैंडसम है, अगर बाल लगे तो बहुत सर, ज्यादा इसके लिए हैंडसम हो कोई जाएंगे। पुराना ट्रैक रिकॉर्ड होगा ठीक जो है। आपको और मुझको नहीं पता। नहीं, वो सब बेगमात को पता होता है। वो पता है क्या करती है, वो दूसरे जो हमारे जो दोस्त अहबाब या जो हमारे बहन भाई होते हैं ना, उनसे और जो पुरानी तस्वीरों की मदद से सारा जो है तो वो बैकग्राउंड जो है तो वो असेस कर लेती है, उनको सब पता होता है। है ना, वो कि- हाँ, ऐसे डॉट डॉट ज्वाइन डॉट करती डॉट है, क्या FIA काम करता होगा जो वो करती है। उनको सब पता होता है कि जो है तो वो जो है तो किन किन मामलात से जो है तो होकर जो है तो मुझ तक पहुंचा है। कहाँ ठहरा और कब तक ठहरेगा ये भी उनको पता होता है। अच्छा जी, चलिए, बेगम ने भी बोला क्या, फिर आप क्या बेगम से भी लड़के निकले? नहीं, फिर उनको समझाया, फिर काउंसलिंग डॉक्टर साहब ने जो मेरी की थी वो उनको फॉरवर्ड की, मैंने समझाया उनको भाई इतना पेनफुल अमल नहीं है, प्लस मेरे फैमिली फ्रेंड से भी उनकी बातचीत थी तो उन्होंने भी बोला कि कोई मसला नहीं होगा ऐसा जी। ओके, तो फिर आप जब कराए तो किसी ने आपके शुरू मतलब में तो हल्की सी ब्लीडिंग तो होती है, लेकिन वो 1-2 दिन के बाद ख़त्म हो जाती है। फिर आपके एक पॉइंट आते हैं सारे बाल गिर जाते हैं? जी हाँ, वो सबने मजाक उड़ाया आपका? गिर 1.5 गए, मंथ में देखा जी, था, 1.5 मंथ के बाद जो है ना ये निकल जाते हैं, सारे गिर जाते हैं, लेकिन इसके टाइम टू टाइम फिर आना शुरू होते हैं। वो केयर करनी पड़ती है, टाइम टू टाइम काउंसलिंग करते रहना मतलब पड़ता है। इसके बीच में कोई क्रिटिसिज्म, कोई टफ टाइम आपको किसी ने नहीं दिया नहीं, या आप दे रहे एक हैं? बार जब हो जाए तो फिर कुछ नहीं बोलते भाई। देखिए, ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ना जो आज के दौर में, यानी कि आज के साइंटिफिक दौर में हमारे इस्तेमाल के लिए या हमारी इम्प्लीमेंटेशंस के लिए जो राइज हुई हैं, निकली हैं, रिसर्च हुई हैं, ये ह्यूमैनिटी के बेनिफिट्स के लिए हैं। ठीक है, हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये जो गुज़िश्ता 20, 25, 30 साल गुजरे हैं, इसमें इतना तेज़ी से जो आईटी की टेक्नोलॉजी में और साइंस की फील्ड में जो इतना तेज़ी से एडवांसमेंट हुई है बहुत सारी चीज़ों में, हेयर ट्रांसप्लांट उनमें से एक है। अगर हम सन 2000 में नज़र डालते हैं तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने इधर के बालों को लंबा करके यहाँ तक पहुँचाकर अपने इस दबी हुई ख्वाहिश को, बालों की दबी हुई ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करते थे और अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करने की कोशिश करते थे। हेयर फाइबर जो है वो कितना बिकता था? बिल्कुल इसी मतलब तरह। अभी भी आप किसी फार्मेसी में आए तो वो हेयर फाइबर की वो सामने एक लंबी से वो जो बहुत लोग आके खरीदते हैं इसलिए, क्योंकि यहाँ से बाल तो खत्म ये होते हैं। इंसानी जिबल्लत है शुरू से कि इंसान मतलब ये है कि खूबसूरत से खूबसूरत रहना चाहता है, या कम से कम जो चीज़ उसकी दस्तरस में होती है, उसके पास होती है, और जब वो उसके पास से निकल जाती है, उसके हाथ से निकल चली जाती है, तो फिर उसको उसकी अहमियत का एहसास होता है। बचपन है, जवानी है, बाल हैं, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, दोस्त हैं, दांत हैं। हाँ, तो जब तक ये हमारे पास होते हैं उस वक्त तक हमें इनकी अहमियत का इतना एहसास नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे ये हमारी ज़िंदगी से निकलते चले जाते हैं उस वक्त हमें इनकी अहमियत का एहसास होता चला जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका रिप्लेसमेंट नहीं है। माँ बाप आपकी ज़िंदगी से चले गए, उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। लेकिन साइंस में जो हमारे जिस्म को लेके, हमारी खूबसूरती को लेके, या हमारे जो है तो वो हेल्थ प्रोफाइल को लेके अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो अगर चली गई हैं तो साइंस और टेक्नोलॉजी की बदौलत उनका रिप्लेसमेंट जो है तो वो मुमकिन है। उसमें से एक जो है तो वन ऑफ द बेस्ट जो है वो हेयर ट्रांसप्लांट है कि अगर वो किसी भी वजह से, मोरूसी वजह से चले गए, जो है तो वो आपके हार्मोनल प्रेशर्स की वजह से चले गए हैं, आपके डंडफ की वजह से चले गए, आपके एलोपेशिया की वजह से चले गए, आपके बर्न की वजह से चले गए, जलने की वजह से चले गए, किसी एक्सीडेंट की वजह से चले गए, किसी सर्जरी की वजह से चले गए, सारे रिसर्च केसेस अल्हम्दुलिल्लाह किए हैं। तो इस बदौलत ये मुमकिन है, हेयर ट्रांसप्लांट टेक्नोलॉजी की बदौलत ये मुमकिन है कि हम अपनी उस खोई हुई खूबसूरती को जो है काफ़ी हद तक दोबारा जो है तो वो बहाल कर सकते हैं। तो ये इंसान की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक है, ये उसकी जो दिली उमंग है, चाहत है, उसके अंदर की जो एक फीलिंग्स हैं उसके ऐन मुताबिक है। अब मैंने लोगों को जब से
रिसर्च सेंटर को बाकायदा जो है तो वो मतलब इनॉग्रेट किया है और उस पर आगाज़ किया, तो मैंने लोगों की नफ्सियात को पढ़ना शुरू किया है। मतलब मैं उनको साइकोलॉजिकली असेस करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि वाकई ये एक जो है तो तिब्बी मसला तो है अपनी जगह पर, एक मसला है, साइंटिफिक मसला है, लेकिन ये एक नफ्सियाती मसला है। मतलब जिन जिन लोगों के बाल चले जाते हैं वो किसी न किसी एंगल पे, किसी न किसी पॉइंट पर उन बालों को लेके या अपनी जिस्म की उस कमी को लेके साइकोलॉजिकली डिप्रेस्ड ज़रूर होते हैं। क्या आप थे साइकोलॉजिकली डिप्रेस्ड जब आपके बिल्कुल सर सही पे कह बाल? रही हैं आप, बिल्कुल डॉक्टर साहब सही फरमा रहे हैं कि ये साइकोलॉजिकली हमारे अंदर ये गिल्टी फील हो रहा होता है चीज़ों के, कि भाई हमारे बाल Guilty? कि हम सामने वाले के बाल अच्छे हैं और यंग लग रहा है और हम नहीं लग रहे, और दो हम दोनों सेम एज के हैं, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। और आपको एक बात बताऊं, मुझे कराने के बाद मेरे कई फ्रेंड्स जो मेरी एज ब्रैकेट में आते हैं, ऑफिस के भी और बाहर के भी, सब काफ़ी इन्होंने कॉल की मुझे, उन्होंने कहा कि भाई तुमने बाल कहाँ से लगवाएं और ये चीज़ें, और फिर उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर्स मुझसे लिए डॉक्टर साहब के लिए कि भाई मुझे बताएं। और कई लोग अभी तक प्लान कर रहे हैं और कुछ लोग डर रहे हैं, कुछ लोग कराना चाह चुके हैं, कोई ऑलरेडी करा चुके हैं ऑलरेडी सर से। तो फिर लगाने के बाद मतलब जब वो एक्चुअली में रियल में निकलना, गिरने के बाद वो निकलना शुरू हुए और आपने उन एरियाज़ पे दोबारा बाल देखे जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि कभी वापस आएंगे, तो क्या आपके अंदर मुझे से सिर्फ एक चीज़ अच्छी लगती है, लोग कहते हैं फैसल तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, ये जुमला मुझे जो है ना हर कहीं तकरीब वगैरह में लोग मिलते हैं। फैसल अच्छे तो लगते थे, फैसल तो हमेशा अच्छे लगते थे, लेकिन बाल लगाने के बाद बहुत अच्छे लगे, तो बहुत अच्छे बेगम को कैसे लगे? बहुत अच्छे का लफ्ज़ देते हो, बहुत अच्छा। बेगम ने क्या रिस्पॉन्स दिया आपको? इसके बाद Insecure हुई, लड़ाई बेगम झगड़े साहिबा बढ़ ने भी गए? एक्सरसाइज करना शुरू कर दी। गुड, वेरी गुड, बहुत ज़बरदस्त। हाँ के एक मिनट आफिया, वही हमारा जो लोगो है, फाइट अगेंस्ट ओबेसिटी एंड बार्डनेस। ये दोनों काम हो गए सर। फाइट अगेंस्ट ओबेसिटी, हमने एंड बार्डनेस के खिलाफ फाइट की, ओबेसिटी खुद ब खुद जो है तो वो अपने आप को cater करना शुरू कर दिया। मोटिवेट हो गया। यही वो मोटिवेशन है। आपने अपना ज़्यादा ख्याल रखना शुरू किया कि मैं भी थोड़ा अपनी टमी वमी अंदर कर लूँ? क्या पहले निकली हुई थी? जब ये चीज़ मैटर कर रही थी, जब हेयर लग गए मेरे, तो उसके बाद मैंने कहा चलो इस पर भी फोकस करते हैं, तो क्योंकि आप अपने आप को बेहतर बनाना है। और देखिए ज़रा मॉडलिंग करनी है, रैम करना है ना? नहीं देखिए, ये जो बैंक की जॉब होती है ना, मतलब ये इसमें हमारे यहाँ भी काफ़ी ख्याल रखा जाता है, और जो दुनिया के दूसरे ममालिक हैं वहाँ पर भी इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि जो आपकी प्रेजेंस होती है, अपीयरेंस होती है, वो बहुत मैटर करती है। ठीक है, दो तरह की खूबसूरती होती हैं। मैं हमेशा खूबसूरती को दो हिस्सों में डिवाइड करता हूँ, या पर्सनैलिटी को दो हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। एक होती है एक्सटर्नल पर्सनैलिटी और दूसरी होती है इंटरनल पर्सनैलिटी। ठीक है, सबसे पहले आपको जो चीज़ अपील करती है वो एक्सटर्नल पर्सनैलिटी अपील करती है। ठीक है, और उसके बाद अगर उस शख्स की इंटरनल पर्सनैलिटी भी अच्छी हो तो हाँ, वो डेफिनेटली फिर वो तो बाद में जाहिर होगी ना, उसकी इंटरनल पर्सनैलिटी, उसका बिहेवियर, उसका बर्ताव, उसकी कमिटमेंट, उसकी नॉलेज, उसका वे ऑफ टॉकिंग, उसकी बॉडी लैंग्वेज। शादी के बाद नहीं, शादी की बात नहीं होती। हर बात शादी की नहीं होती। मतलब ये जो जोड़े हैं ना, जो कहते हैं कि जोड़े अल्लाह ताला ने आसमानों पे बनाए, तो ये जोड़े सिर्फ मर्द और औरत के शादी वाले जोड़े नहीं हैं। हाँ, ये हमारा और आपका जोड़ा भी है, ये पेशेंट डॉक्टर का भी जोड़ा है। ठीक है, ये दोस्तों के साथ का भी जोड़ा है, ये ड्राइवर और उसके ऑनर का भी जोड़ा है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से चीज़ें डिसाइडेड हैं और ये टाइम टू टाइम आपको उस फ्रेम में मिलती रहती हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप अपनी ज़िंदगी को प्यूरीफाई करते चले जाते हो, अपनी ज़िंदगी को इस्टेब्लिश करते चले जाते हो, उसकी ज़रूरियात के तहत अल्लाह ताला उन किरदारों को आपकी ज़िंदगी में शामिल करता रहता है, जो उसके हिसाब से उस फ्रेम में फ़िट होते हैं, वो आपके साथ साथ चलते रहते हैं। और जब जो उस फ्रेम में फ़िट नहीं हो पाते, वो ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पे खुद ब खुद उस फ्रेम से जो है तो वो बाहर निकल जाते हैं। तो बात बड़ी लंबी और मतलब दूसरी तरफ भी निकल जाएगी, लेकिन मैं उसको निकलने नहीं दूंगा। मैं आज उसको निकलने नहीं दूंगा क्योंकि मैं तो निकालने के लिए बैठी हूं उसको, इसलिए कि मैं फैसल को बहुत ज़्यादा, मतलब इनका कीमती टाइम है, बैंक का टाइम है, और इत्तेफाक ऐसा हुआ है कि इनको ये टाइम कैसे मिला, जैसे आपने पूछा। इनके जो मैनेजर हैं, ब्रांच मैनेजर जो हैं, जिनके बॉस हैं, उनको भी हेयर ट्रांसप्लांट कराना था। तो फ्राइडे वाले दिन ये दोनों ने मुझे देखा कि मैं नमाज़ पढ़ के मस्जिद से निकला हूँ, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब को पकड़ने का सबसे बेहतरीन टाइम ये है। तो इससे पहले कि मैं क्लिनिक
क्लिनिक ऐसा पहुंचता। तो नहीं उन्होंने कहा कि मैं फैसल को छुट्टी दूंगा, आप उसको 10% डिस्काउंट कर दें मुझे? ये नहीं डिस्काउंट तो दिया है, डिस्काउंट तो दिया है 10%। ये डिस्काउंट अभी हम अनाउंस भी करेंगे, क्योंकि हमारा सबसे अच्छा तमाम महीने ही हमारे जो है तो वो बरकतों और रहमतों के हैं, लेकिन अब जो महीना आने वाला है वो इंतहाई रहमतों और बरकतों का है। तो जहाँ इतनी सारी रहमतें और बरकतें अल्लाह ताला की तरफ से जब नाजिल होंगी और हम तक पहुँचेंगी, तो कुछ हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम भी अपने से ऐसे लोगों से, अपने रिलेटेड लोगों से, अपने काम से रिलेटेड लोगों के साथ जो है तो वो कुछ थोड़ा सा अच्छा बर्ताव कर लें, ताकि शायद हमारी कोई अदा अल्लाह ताला को पसंद आ जाए और आइंदा की 11 महीने के लिए वो हमारे रिस्क में, हमारे काम में, हमारी सेहत में, हमारे अमल में जो है तो वो बेहतरी अता फरमाए। तो उसका अनाउंस मैं प्रोग्राम के आखिर में करूँगा। आप जैसा फल सब्जी वाले क्यों नहीं सोचते? फ्रूट वाले क्यों नहीं सोचे, सब्जी वाले क्यों नहीं सोचे? रात को मैंने फ्रूट खरीदा, मैं इसको यही कह रहा था कि देखिए आज कितने रेट रीजनेबल हैं, ठीक है, एक हफ्ता गुजरेगा, यही चीज़ें जो है तो तुम डबल और तिबल पहुंचा दोगे, जबकि ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है। तो मेरे साथ मेरा गार्ड था, जो कि ये हमारे शहर में ज़्यादा होता है, लेकिन ये जो छोटे एरियाज़ हैं ना, जो बन्नू ऊपर दूसरे जो एरियाज़ हैं, वहाँ पर क्या होता है, वो बता रहा था मुझको कि सर हमारे यहाँ रमज़ान में चीज़ों को जो है तो सस्ता कर देते हैं, उनको जो है तो बेहतर कर देते हैं, ताकि हम ब्रेक ले लेते हैं, हर एक की दस्तरस में जो है तो वो पहुंच जाए। हम ब्रेक ले लेते हैं, छोटे से ब्रेक है, फिर राइट बैक। वेलकम बैक टू मॉर्निंग डिलाइट। अच्छा जी, इससे पहले कि हम और कोई गुफ्तगू करें, अच्छा डॉक्टर साहब को ना कभी कभी फुल स्टॉप लगाना जो है ना मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर साहब कॉमर्स में बात करते हैं, वो जानबूझ के कॉमर्स में बात करते हैं, एक्सप्लेनेशन मार्क भी लगाते हैं तो उसके साथ कॉमा होता है और शुरू होता है, नॉन स्टॉप ट्रेन है ना उनकी, तो फुल स्टॉप लगाना मुझे बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं चाहती हूँ कि इससे पहले कि डॉक्टर साहब कुछ शुरू करें, मतलब ब्रैकेट शुरू करें, मैं उससे पहले आपको एक पैकेज दिखा दूँ। बिल्कुल दिखाइए। हाँ, और उसके पीछे डॉक्टर साहब बातें कर सकते हैं, और यहाँ से डॉक्टर साहब का टाइम शुरू हो गया। बहुत से देखने वालों के लिए जो है तो एक बहुत ही इंकरेजिंग सी चीज़ है, जो आप देखेंगे कि ये फैसल भाई हैं, हमारे फैसल मुइन, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। इस सर पे नागिन बैठी है। हेयर लाइन नाम की कोई चीज़ जो है तो वो इनके फेस पर नहीं है, और ये पीछे तक देखें कि जो क्राउन का हिस्सा है, यहाँ पर भी बाल नहीं है, सिर्फ बीच के हिस्से में, सर के बीच के हिस्से में थोड़े से बाल थे, जिनसे ना कोई हेयर स्टाइल बन सकता है, ना ही कोई जो है तो वो लुक जो है तो वो डेवलप हो सकता है, ठीक है। और एक आपकी जो शख्सियत होती है, इतनी खूबसूरत शख्सियत जो होती है, वो बाल ना होने की वजह से बिल्कुल एक डिस्ट्रॉय जो है तो महसूस होती है। देखिए नाम भी लिखा हुआ है फैसल मुइन, ये हम इसलिए लिख लेते हैं कि पीछे से अंदाज़ा नहीं होता कि ये किसका जो है तो वो क्राउन है। तो मतलब एक पूरा जो प्रोटोकॉल है उसको रखते हुए जब हमने इनका हेयर ट्रांसप्लांट किया था तो उस वक्त हमें अंदाज़ा नहीं था, या हमें नहीं पता था कि किसी दिन ये हमारे साथ जो है तो वो किसी टीवी प्रोग्राम में भी बैठे होंगे, या हम इस तरह इस मौजू पे गुफ्तगू कर रहे होंगे। लेकिन हमारा वर्क, हमारा काम इतना मतलब प्रिसाइज होता है, इतना प्लान्ड होता है कि हम किसी भी स्टेज पे अगर हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हम उस क्लाइंट से रिलेटेड वो चीज़ निकाल के उसके सामने या दुनिया के सामने जो है तो वो पेश कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई सिस्टम बना दें, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, कि एक कोने पे इनकी जो बिफोर वाली पिक्चर्स है ये लगा दें टीवी की स्क्रीन पे, और बाकी पे जो है तो वो फैसल भाई को डायरेक्ट दिखाएं, तो देखने वालों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कितना पर्सनैलिटी में जो चेंज आता है। हाँ, अगर इसको किसी एक कोने पे कर दें और फिर उसके बाद लाइव में जो फैसल साहब बैठे हुए हैं, टू स्क्रीन में डिवाइड, अगर टू स्क्रीन में इसको डिवाइड कर दें तो देखने वालों को बहुत अच्छा जो है तो एक मैसेज चला जाएगा कि कितना ज़्यादा फ़र्क होता है बाल लगाने से किसी भी इंसान की शख्सियत पे। देखिए सर, आपके कोई बड़े भाई हैं, कोई 20-25 साल बड़े भाई? अंकल है। ये वही वाले अंकल है, तो सही कह रहे थे ना अंकल, कोई भी कहेगा मैं भी अंकल अब देखें कि कितना यंग लुक जो है तो वो नज़र आता है, और कितनी एज जो है वो कम नज़र आती है, और कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ता है। और मैं ये समझता हूँ कि जब कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता है। क्या उम्र थी आपकी? 1 साल पहले। तो उम्र क्या थी, मुझे क्या पता है? मर्द भी नहीं बताते अब उम्र। ये आप ही लोगों से सीखा है, ये खवातीन से सीखा है हम लोगों ने। और क्या जरूरत है खवातीन नहीं बताती? अच्छा लेट्स बी गेस, कोई 50 साल के तो होंगे। और अभी कितने साल के हो गए? अगर आप मुझे उम्र सही नहीं बताएंगे मैं बदला लूँगी। 45 नहीं, अब लग रहा है 25 साल के हैं। बाल जो है ना, किसी भी मर्द हो या औरत हो, उसकी शख्सियत का बहुत अहम हिस्सा होते हैं। और असल में होता क्या है पता है, मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी साइंटिफिक साइकोलॉजी, मुझे सिर्फ 5 मिनट, उसके बाद फिर फैसल भाई की तरफ आएंगे। होता यह है कि जो मर्दों में जो बाल गिरते हैं ना, मर्दों में जो बाल गिरते हैं वो एक साथ नहीं गिरते। ऐसा नहीं होता कि मतलब रात को हम सोए थे तो हमारे बाल पूरे थे और जब हम सुबह उठे तो हमारे बाल गिर गए। हाँ नहीं, ग्रेजुअली बाल पहले कम होना शुरू होते हैं, बारीक होते हैं, फिर हल्के 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 वो बाल गिरते 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 गंजपन शुरू हो जाता है।
तो ये जो पीरियड गुजरता है ना 2, 3, 4, 5 साल का, तो इसमें हम अपने आप को देखते देखते यूज टू हो जाते हैं। तो हमें लगता है कि ठीक है, हल्की हल्की ये चेंजेस हुई हैं, हमारा माइंड जो है तो उस चीज़ को एडमिट कर लेता है, कंसीव कर लेता है, हमारी उस पर्सनैलिटी को रोज़ बरोज़ जो है तो वो कंसीव करता चला जाता है, जो कि हल्के हल्के चेंज हो रही है। तो उसकी जो अहमियत है वो उस वक्त तक उजागर नहीं होती। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि अगर कोई बिल्कुल भी नहीं मतलब इस चीज़ को अहमियत नहीं देता, तो मैं क्या करता हूँ कि उसकी मतलब बग़ैर बालों वाली तस्वीर लेता हूँ और उसको कहता हूँ कि आप अपनी 2-3 साल पहले वाली तस्वीर, जब आपके बाल थे सर, वो तस्वीर भी जो है तो वो लेकर आइए। जब हम उन 2 तस्वीरों को कंपेयर करते हैं तो फिर अंदाज़ा होता है कि कितनी खूबसूरत पर्सनैलिटी थी, जो कि अभी भी इसी तरह है, वही नाक है, वही आँखें हैं, वही आईब्रो हैं, वही फेस है, वही होंठ है, सब कुछ वही है, वही कलर है, लेकिन सिर्फ बाल ना होने की वजह से इस तस्वीर में और इस तस्वीर में जो है तो वो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। सेकंड स्टेप क्या करता हूँ कि हाथों से उसके जो जहाँ पे बाल नहीं होते, वो पेन से मार्कर से थोड़ा सा उसको निकाल के लगा के जो है तो वो उसको जब दिखाता हूँ, तो फिर वो एक रियलाइज़ होता है कि वाकई बाल होने और बाल ना होने से आपकी प्रेजेंटेशन पे कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो क्योंकि ये हल्के हल्के जाते हैं तो इसलिए हम यूज़ टू हो जाते हैं इनके साथ रहने के, तो इसमें इतना एहसास नहीं होता। और जब ये 6 महीने के बाद एक साथ, 3 महीने के बाद एक साथ ग्रो होना शुरू होते हैं, तो जो एक्साइटमेंट होती है ना, जो फीलिंग्स होती हैं, वो क्या होती हैं, मतलब मुझे तो हो चुकी हुई है। मुझे आप बताइएगा, जब आप ये बाल आपके निकले, आप उसके बाद अपने बाबर के पास गए, उसने क्या कहा, हाय फैसल भाई ये क्या हो गया? उसने चार्जेस बढ़ा दिए, पहले वो 500 लेता था, अब उसने 1000 रुपये कर दिए। पहले तो थोड़े से बाल थे, 500 में भी काम हो जाता था, अब तो इतने सारे बाल हैं, मुझे ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। ये क्या, मैं तो महंगाई के दौर में और जुल्म। मैंने केयर के लिए बार जी बदल लिया अपना, और बार बदल लिया। ये सही काम किया। अच्छा है, पुरानी सारी यादें अपनी जिंदगी से हटा के जला दी। कोई सारे ऐसे लोग हैं जो उनको मैं कहता हूँ कि भाई थोड़ी पिछली तस्वीर दिखाओ, कैसे डॉक्टर साहब वो सब मैंने डिलीट कर दी भाई, आई डोंट वांट टू सी, मतलब मैं अपने आप को उस शक्ल में दोबारा नहीं देखना चाहता। मेरे यार खुदा का खौफ करो, कुछ तो तस्वीरें रखना थी ना। अच्छा पता है डॉक्टर साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल करती हूँ इसमें, ये बाल ना होने की वजह से आपको ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ? पर्सनालिटी मैटर करती है हर चीज़ में, जैसे प्रोफेशनल लाइफ में आपके इंक्रीमेंट्स, बोनसेस वगैरह, आपकी लुक जो है ना वो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट हाथ से चला गया, कोई अकाउंट हाथ से चला गया, यकीनन हर शख्स पहले लुक पे ही एक फोकस करता है माइंड को कि भाई किस किस्म की पर्सनालिटी होगी बंदे की, तो ये मैटर करती है। मिस मैं जवाब दूं, आपकी इजाजत हो? जी बताइए जल्दी से। मैं इस फील्ड से रिलेटेड हूँ और मेरे भी बाल हल्के हल्के जा रहे थे, ठीक है, मैं अपने काम में बहुत बिजी था, मैं 2012 की बात बता रहा हूँ, मैंने देखा है वो टाइम। उस वक्त मेरे भी बाल हल्के हल्के जाना शुरू हुए, तो मतलब अक्सर पेशेंट भी मुझे कहते थे, मेरे क्लाइंट मुझको कहते थे, डॉक्टर साहब आपके भी तो कम हो रहे हैं। तो मैं कहता था यार अब मेरी प्रायोरिटी नहीं है, आई एम 45, 46, तो और अभी मेरी प्रायोरिटीज़ जो हैं तो वो चेंज हो चुकी हैं। तो लेकिन एक दो दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि लोग इस वजह से मेरे पास से चले गए, या उन्होंने इस वजह से मेरे पास से हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराया कि इसके अपने बाल जो है वो नहीं है, तो ये हमारे बाल क्या खाक लगाएगा। सही बात है। ठीक है, अगर ये इतना ही इफेक्टिव होता, इतना ही इंप्रेसिव होता, इतना ही जो है तो वो इस कॉस्ट इफेक्टिव होता, तो सबसे पहले डॉक्टर साहब को अपने बाल लगाने चाहिए थे। तो जब मैंने ये थोड़ा सा रियलाइज़ करना शुरू किया कि ये पिन पॉइंट लोगों की तरफ से बढ़ता चले जा रहे थे, देन आई डिसाइडेड कि नहीं मुझे बाल लगाने चाहिए। तो मैं मतलब फाइनेंशियली एंड प्रोफेशनली, मतलब मुझे बाल लगाने से पहले वाकई काफ़ी नुकसान था, और जब मैंने अपने बाल लगाए हैं तो मेरी फाइनेंशियल जो रेवेन्यू है या जो मेरा काम है उसमें, मेरा प्रोफेशनली जो काम है उसमें बहुत ज़्यादा इन्हांसमेंट हुई है। मेरी सोशल एक्सेप्टेंस जो है तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है, वो किसी भी ग्रुप में हो, मतलब सोशल एक्सेप्टेंस में आप समझ सकती हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ी है, वो किसी भी ग्रुप में हो, किसी भी जेंडर में हो, लेकिन वो बड़ी है, ठीक है। अच्छा, तो बस इससे आगे कुछ नहीं कहना है, आगे कुछ नहीं कहना है। वैसे आपके सिर पे ना बालों का जंजाल होना चाहिए। तो बाल जो है, बालों का होना और बालों का ना होना, मतलब ये है कि दो बहुत ही डिफरेंट जो है, तो वो दो डिफरेंट चीज़ें हैं। बालों का होना बहुत अच्छा है, और बालों का ना होना जो है तो वो अच्छा नहीं है। बालों का होना बहुत ज़रूरी है, बाल होने चाहिए, ख्वाह वो ख़वातीन हो ख्वाह मर्द हो, बाल जो है तो वो ज़रूर होने चाहिए। और आज का ज़माना, आज हम जिस दौर में ज़िंदा हैं, अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें ये हुनर अता किया है हमारे अपने पाकिस्तान में, हमारे पाकिस्तान के लोगों के हाथ में, चंद लोगों के हाथ में, सबके नहीं।
अल्लाह ने ये हुनर दिया है कि वो इस तरह के बाल जो है तो लगा सकते हैं, जिसको आप दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जो है तो वो आप इसको जो है तो वो ले जाके प्रेजेंट कर सकते हैं और पाकिस्तान का नाम जो है तो वो बुलंद कर सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर है, आई डोंट नो वो यहाँ है नहीं है, मैंने उस सॉफ्टवेयर को एक्चुअली मैंने खुद ऑनलाइन देखा था। उस सॉफ्टवेयर में जब हम किसी कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं ना कि मेरी नाक ऐसी कर दो, तो मेरे चीक ऐसे कर दो, तो मेरे बाल ऐसे कर दो, तो वो आपके ऊपर वो सॉफ्टवेयर से वो लगा के दिखाते हैं कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली यू वांट और वो किस तरह बन सकता है। तो डॉक्टर साहब आपने ऐसा कुछ काम कभी किया? मैं ऐसा काम करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा उसमें मैं इनको क्लाइंट को ये कह देता हूँ कि देखो ये जो है ना ये बहुत इमेजनरी है, मतलब ये आपकी बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो जाएगी चीज़ अगर मैंने आपको इस तरह करके दिखाया, ठीक है। तो हमें रियलिस्टिक अप्रोच रहनी चाहिए, हमारी अप्रोच जो है तो रियलिस्टिक होनी चाहिए, इमेजनरी नहीं होनी चाहिए। ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी क्लाइंट का। अगर उसकी इमेजनरी जो है तो वो अप्रोच हो गई और जो कि रियलिस्टिक अप्रोच को मीट नहीं करती है तो वो खुद भी मुतमईन नहीं होगा और बाद में आपको भी परेशान करेगा। तो मेरी कोशिश होती है कि इस तरह के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल मैं कम करूं और क्लाइंट को जो है तो वो जो रियलिस्टिक अप्रोच है उस पर मेच्योर करूं। जब क्लाइंट को मैं रियलिस्टिक अप्रोच पे मेच्योर करता हूं तो उसके बाद जो है तो उसका जो हम फिर एक पेज पर होते हैं, जब उसका रिजल्ट आता है तो वो और हम एक पेज पर होते हैं और फिर उसका नतीजा यही होता है कि वो हमारे साथ बैठा हुआ ऐसे खुशगवार माहौल में जो है तो वो गुफ्तगू कर रहा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब ने जिस तरह बताया कि वो सोशली ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो गए, जिस पे आज फ़ोन जो है भाभी को फॉर श्योर जाने वाला है, और आपके साथ क्या हुआ? आप भी सोशली ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो गए? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं डॉक्टर साहब। ऐसा होता है, लोगों की एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है, लोगों की इंटरेक्शन जो लोग नॉर्मली बात नहीं कर रहे होते हैं या ये वाला हेयर स्टाइल आपने खुद बनाया अपना? पहले आपने स्पाइक्स नहीं खड़े किए? ये जो डॉक्टर साहब ने बताया वैसे ही स्टाइल बनाया था। अच्छा डॉक्टर साहब ने बताया आपको? हाँ, एक बात और बताओ, वेरी गुड स्पाइक्स, बड़ी इंपॉर्टेंट है ट्रांसप्लांट के बाद। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हाउ टू मैनेज योर हेयर। उनको हेयर स्टाइल को आप किस तरह जो है तो वो मैनेज करेंगे कि आपका जो बाल्ड एरिया है वो मैक्सिमम कवर नज़र आए, ठीक है। इसमें बाल लगाने के साथ साथ जो हम टेक्निक इस्तेमाल करते हैं वो कीमो फ्लैश टेक्निक होती है, ठीक है। क्योंकि जिस तरह फैसल साहब का दिखाया था, जो उनका गंजपन था, अगर एक दफ़ा दोबारा दिखा देंगे तो जो जिन लोगों ने भी प्रोग्राम ज्वाइन किया तो वो भी देख सकेंगे। तो उसमें क्या होता है कि वो 60% जो है तो वो लॉस कर चुके होते हैं। अब 40% आपके पास बचा है जो डोनर एरिया है। उस 40% डोनर एरिया में से आपने इतना जो है तो निकालना है कि वो एरिया भी डिस्टर्ब ना हो और इस 60% को जो है तो वो कवरेज देनी है। तो डेफिनेटली हम बालों को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे होते, ये जो बचे हुए बाल हैं हम इनको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे होते, हम उनको एक पोर्शन से, एक पार्ट से, बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट पे या सर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में शिफ्ट कर रहे होते हैं, ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं, ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। तो उसमें कीमोफ्लैज इफेक्ट जो है तो वो रखते हैं। तो यही बाल जो इन्होंने इस तरह बनाए हुए हैं, अगर ये इस तरह नहीं बनाएंगे, किसी दूसरे तरीके से बनाएंगे तो इनकी डेंसिटी या इनका लुक जो है तो वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो हाउ टू मैनेज द ट्रांसप्लांटेड हेयर, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव मोर एक्सेप्टेबल एंड मोर गुड प्रेजेंस एंड अपीयरेंस। आपको नहीं 12 साल पहले एहसास हुआ कि मैं पहले करा लेता? मैं वो पिक्चर देख रही हूँ, मैं सोच रही हूँ 12 साल पहले क्यों नहीं उनको एहसास हुआ? देर आए दुरुस्त आए की बात है ना, या तो किसी एहसास दिलाया तो वो हुआ, तो 12 साल पहले एहसास हो जाता तो ये वक्त और ये नौबत जो हम आपका फ्यूचर, मतलब इन पिक्चर्स को फ्यूचर पिक्चर्स कहते हैं ना, ये आपकी पास्ट की है, ये ना होता। पास्ट अब प्रेजेंस हो गया, पास्ट आपका गया, अब शुक्र है ये वाला टाइम नहीं आने वाला। एक शेर याद आ गया ना, याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफजा भी मेरा। लफ्ज मैंने कहीं गलत बोल दिया तो भाई प्लीज नहीं कीजिएगा। मैं सुबह आप जब अपनी पुरानी पिक्चर्स देखते हैं तो आपको अपने ऊपर प्यार आता है, गुस्सा आता है, क्या आता है? नहीं, मुझे अब बहुत प्राउड फील होता है इस चीज़ पे कि भाई यकीनन एक पर्सनालिटी में काफ़ी बड़ा चेंज आया। लोग जब आपकी वाइफ थोड़ी इनसिक्योर हो गई? नहीं, उसको मेरी वाइफ से भी तो पूछे कि वो इनसिक्योर होती हैं कि नहीं होती हैं, आपकी वाइफ क्या इनसिक्योर होगी? अगर आप प्रोग्राम देख रही हैं तो आप कॉल कीजिए और जरा बताइए कि मतलब आपकी क्या फीलिंग्स है। शाकिर खातून है ना, क्या वो इतनी साबिर शाकिर खातून है ना, कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। क्या इनसिक्योर होंगी सर, उस पर भी सब्र कर लेंगे। नहीं, आज चले, आज अभी तक मैंने नहीं कहा, लेकिन अभी मैं कहता हूं, अभी आप बड़े अच्छा टाइम देख रहे हैं, अभी वो आपसे तारीफ करेंगे। मैं पूछूंगी जिससे लड़ाई होगी, ये नहीं, ये मैं सब समझ रही
आप ये कह रही है कि आप उनको घुमा के लेकर आए स्पेन, लिहाजा अभी वो सिर्फ आपकी तारीफ हाँ। करेंगी, अभी आपके खिलाफ नहीं बोलेंगी। तो और अभी ईद के बाद वापस जो है तो उनको लेके जाना एक जगह और, तो ये अच्छा बस मौका है। ठीक है, अभी नहीं तो भूल गए 5-6 महीने ये अच्छा तक। मौका है कि उनसे कमेंट्स जो है तो वो ले लिए जाए ना, वरना बजाय इसके कि कुछ इतना लंबा पीरियड वैसे गुजरे। बीवी को खुश करना इतना मुश्किल काम तो नहीं है ना सर? कहीं इतना घुमा के आसान ले भी नहीं है, इतना आसान भी नहीं है। कहीं घुमा कर ले नहीं देखिए, चार चीजें दिला दें, खुश हो जाते हैं। ये जो है ये दो तरफा ट्रैफिक है बेसिकली। गाड़ी के 2 पहिए हैं और दोनों में हवा जो है ना वो बराबर की होनी चाहिए। अगर एक पहिए में हवा कम है, एक पहिए में ज्यादा है, तो गाड़ी अरे आगे डिसबैलेंस वाली की चलेगी। कम रखते हैं, दोनों का पीछे वाली लेवल जो है ज्यादा ना, मतलब रखते दोनों का लेवल, हर तरह का लेवल, यानी कि मेंटल, फिजिकल, यस, मेंटल, फिजिकल, वो हर चीज़ जो है तो वो मैच करनी चाहिए। जब वो चीज़ें मैच होती हैं तो आपकी गाड़ी बहुत अच्छे से चलती है। ये अल्लाह ताला का जहाँ मेरे पर बहुत सारी मेहरबानियाँ हैं, बहुत सारी करामात हैं। एक करम ये भी है कि उसने जो लाइफ पार्टनर दिया है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है तो वो उतना ही अच्छा है जितना मेरे एक लाइफ पार्टनर को होना चाहिए, या उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा है। और मैं ये समझता हूँ कि अक्सर हम सुनते हैं कि कामयाब शख्स की ज़िंदगी में एक औरत का हाथ होता है, तो मैंने उस जुमले में अपनी तरफ से थोड़ी सी तब्दीली की है। कोई इससे इत्तफाक करे या न करे, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन मैं अपने हवाले से, अपनी ज़िंदगी के हवाले से ये बात कहता हूँ कि हर कामयाब शख्स की ज़िंदगी में 2 औरतों का हाथ होता है। एक उसकी माँ होती है जो उसकी हाफ ऑफ द लाइफ को जो है तो वो सेट करती है, 25-30 साल की उम्र तक उसकी परवरिश करती है, उसको सिखाती है, समझाती है, पढ़ाती है, अपनी जवानी जो है तो वो उसको पालने में ढाल देती है। और फिर दूसरे नंबर पे जो है तो वो उसकी बीवी आती है जो उसको उससे आगे लेकर जाती है, वो उसको इतना पीस ऑफ माइंड देती है या वो उसको फिर उसके इख्तियार में होता है कि वो उसको किस तरह जो है तो वो मैनेज करे। तो वो उसको इतना पीस ऑफ माइंड दे, इतना रिलैक्स रखे, इतना कंफर्ट दे कि वो अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी में आगे बढ़ता चला जाए और वो अपने किरदार को उस हवाले से, अपनी दुआओं से, अपने अमल से, अपने सब्र से, अपने शुक्र से उसको जो है। तीसरा इंसान भी आता है सर, बेटी। वो आते हैं, लेकिन उनका रोल जो है तो वो इतना ज़्यादा नहीं होता। उसका रोल जो बेटियों का रोल होता है, 1 मिनट में बताता हूँ। बेटियों का रोल कब शुरू होता है? बेटियों का रोल जब शुरू होता है कि जब वो मैच्योर हो जाती हैं, यानी कि जब वो 14, 15, 16 की एज को क्रॉस करती हैं। आपकी तो बेटियां हैं। यस, एग्जैक्टली, अब उनका रोल जो है तो वो शुरू होता है। लेकिन ये जो 2 औरतें हैं ना, जो माँ और बीवी जो है, ये मतलब ये है कि ये ज़िंदगी की वो 2 औरतें जो किसी भी इंसान की ज़िंदगी को जो है ना वो बदल सकती हैं। तो मेरी तमाम मतलब जो सुनने वाली मेरी माएँ हैं, बहनें हैं, जो मेरी भाभियाँ हैं, जो मतलब जिनके हस्बैंड्स हैं, और उनके ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है कि आप अपने हस्बैंड को जो है इतना रिलैक्स रखें, इतना कंफर्ट जोन उसको दें कि वो अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी में जो है तो वो आगे बढ़ता चले जाए, और अपना जितना भी कॉपरेशन है, जिस सतह पर आप उसके साथ कॉपरेट कर सकते हैं उसके साथ कॉपरेट करते चले जाएं। यकीन मानिए, हम जब सुबह घर से निकलते हैं और रात को जब हम रात को घर जाते हैं, तो इस दौरान हम जो कुछ भी कर रहे होते हैं वो हम अपनी फैमिली के बेटरमेंट के लिए कर रहे होते हैं। उस फैमिली का सबसे अहम हिस्सा हमारी बीवी होती है, हमारे बच्चे होते हैं, हमारी माँ होती है, और अगर बहन भाई होते हैं तो वो सारे के सारे लोग होते हैं। तो बीवी की जिम्मेदारी है कि वो अपने शौहर को जो है तो मैक्सिमम कंफर्ट जोन दे। और ये जो हम बातें भी कर रहे थे ना कि वो मना करती हैं, ये सिर्फ जोक की बातें थी। हाँ, हर बीवी चाहती है उसको शौहर जो है तो खूबसूरत लगे, मतलब ये कि देखने में जो है तो वो अच्छा हो, लोग उसकी तारीफ करें, वो उसके साथ कहीं जाए तो प्राउड फील करे। और इसी तरह हर शौहर चाहता है कि उसकी बीवी जो है तो वो मतलब अच्छी हो। और हाँ, बिल्कुल इसी तरह मैं देखिए, ये मेरी अपनी फीलिंग्स हैं, हो सकता है किसी को इससे इख्तलाफ हो, लेकिन नहीं, 100% डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं। अगर कंफर्ट अम्मी की तरफ से नहीं मिलता मुझे और वाइफ की तरफ से नहीं मिलता तो शायद मैं नहीं करवाता। बीवी और वाइफ उन्होंने, हाँ, मेरी वाइफ डेयरिंग है बहुत, वो चीज़ वो चीज़ नहीं, देखिए, एक पहली दफ़ा है, एक्सक्यूज़ होना चाहिए। मैं रोज़ाना करता हूँ, मैं गलत बोल जाता हूँ। लाइव प्रोग्राम में बोलना नहीं, मैं तो बल्कि उनको कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंटली और बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं, मतलब बहुत अच्छे जवाब लग रहा है कि कोई पढ़ा लिखा ऑफिसर ग्रेड का बंदा जो है तो वो गुफ्तगू कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जो प्रोग्राम का जो पिच जारी है बहुत हाई अल्हम्दुलिल्लाह जो है तो वो जारी है, और बहुत ही अच्छी रेटिंग जो है तो वो आज के प्रोग्राम की होगी इंशाल्लाह ताला। और आगे बढ़ते रहें। हाँ, मेरा तो गला ख़राब हुआ है, मैं तो कहाँ तक बोलूं। गला ख़राब में भी ये सब कर लेते तो जब सही होगा तो क्या करेंगे? शेर भी सुना देते हैं, इतने बात भी कर लेते हैं। अच्छा, मैं सोच रही थी, देखिए जनरली हमारा जो माशरा है उसमें होता ये है कि मैं एक जनरल मेंटालिटी की बात कर रही हूँ, एक ऐसी फीमेल जिसका ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, जो शायद घर से बाहर कम जाती है, जो ख़वातीन ही की फैमिली उसमें ज़्यादा बैठती है, तो वो आपको पता है हाउ दे गॉसिप और एक दूसरे, तो उस तरह की ख़वातीन जो हैं वो चाहती हैं कि भाई उनका जो हस्बैंड है ना वो थोड़ा सा नहीं रहे, ताकि वो उसके ऊपर भारी रहे।
ऐसी मेंटालिटी काफ़ी सारे लोगों में पाई जाती है। फिर क्या होता है जब उनके हस्बैंड साहब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगते हैं, कोई नया परफ्यूम तो नए कपड़े तो नए जूते, तो वो इनसिक्योर हो जाती है, वो सोचती कौन है, कोई तो है। फड्डे शुरू हो जाते हैं, लड़ाइयाँ, शक शुबात, मोबाइल चेक करना, ईमेल्स चेक करना, चैट चेक करना, ये वाली चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो ये मैंने बहुत सारे लोगों में देखा, पढ़े लिखे लोगों में देखा है सर। यही वो चीज़ है जो मैं कहना चाह रहा था कि नहीं करनी चाहिए। उसको ब्रीथ दें, उसको स्पेस दें, उसको रिलैक्स दें, उसके दोस्तों में बैठने का टाइम दें। आप चोक कर देते हो उस इंसान को, नहीं भी कर रहा होता ना तो वो कहता है अब मैं करूँगा, मतलब आप उसको अंदर से ना उसको घोट देते हैं। यू डोंट गिव दैट पर्सन स्पेस। ये कभी भी नहीं करना चाहिए। एक अच्छा खासा इंसान इस वजह से जो है ना ख़राब हो जाता है। अच्छा, फिर दूसरा एक और चीज़ है कि मतलब आप जितना जिस चीज़ को मना करते हैं इंसान की जिबलत में है। जैसे अगर आप किसी बच्चे को कहेंगे ना इस कप को हाथ नहीं लगाना है, वो लगाएगा, तो वो लाजमी तौर पे जो है तो वो हाथ लगाएगा। तो ये इंसान की फितरत है कि आप उसको जिस चीज़ से मना करेंगे वो उस चीज़ की तरफ मुतवज्जह होगा कि क्या रीज़न है, मुझे क्यों इस चीज़ से जो है तो वो मना किया जा रहा है, आखिर इसमें ऐसा क्या चार्म है, इसमें ऐसी क्या अट्रैक्शन है। तो मतलब अपने हस्बैंड्स को ख्वाह उनके बाल हैं या नहीं है, मतलब उनको थोड़ा सा रिलीफ दें, उनको पीस दें, उनको स्पेस दें, उनको ब्रीथ दें। अच्छा, इसी तरह हस्बैंड की भी जिम्मेदारी है कि उनको भी थोड़ा सा जो है तो वो रिलीफ दें, उनको स्पेस दें। कभी खुद उनको शॉपिंग पे लेकर जाएं, कभी उनको खुद शॉपिंग के लिए जो है तो वो मतलब कुछ दे दें कि जैसे कि मैं करता हूँ कि गर्मी आ रही है या लॉन के सूट बनाओ जाके। टाइम अब नहीं होता, एक ज़माना था कि खुद लेकर आता था बहुत सारे और ये बनाते थे, लेकिन अब बिल्कुल टाइम नहीं होता, अपने कपड़े खरीदने का टाइम नहीं होता। तो अब ये होता है कि ठीक है, अब खुद अपनी पसंद से अब तो डेफिनेटली बिल्कुल सारी चीज़ें जो है तो वो खरीदती हैं। और फिर ये कि जब बाहर जाते हैं तो बहुत सारी शॉपिंग जो है तो वहाँ से कर लेते हैं, तो उसमें काफ़ी मतलब महीने जो है तो वो गुजर जाते हैं। तो ये इस तरह जब आपकी ज़िंदगी इस तरह हो जाएगी, इतनी आरामदेह हो जाएगी, तो आप यकीन माने कि आपका घर भी खुशगवार हो जाएगा, घर का माहौल भी खुशगवार हो जाएगा, आपका ऑफिस भी खुशगवार हो जाएगा, आपका ऑफिस का माहौल भी खुशगवार हो जाएगा। आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं वो आपकी मिसाल देंगे, एग्जाम्पल्स देंगे। ठीक है, सही बात है। आप अपनी लाइफ को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, अपनी घरेलू लाइफ को, अपनी जो है तो जो फिजिकल अपीयरेंस जो लाइफ है, क्या कहेंगे इसको, एस्थेटिक लाइफ को जो है तो वो उसकी एग्जाम्पल सेट करें लोगों के सामने। ठीक है, जब आप एग्जाम्पल सेट करेंगे और जब लोग उसको फॉलो करेंगे तो यू बिलीव मी कि आप और बेहतर से बेहतर हो चलेंगे। एक सदका जारिया है जो आप आज करना शुरू करेंगे, जिससे दूसरे घर बचेंगे, दूसरे घरों में फ़ायदा होगा, मोहब्बतें बढ़ेंगी। देखें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम बांट देते हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, नहीं मिलती। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मिसाल के तौर पे आपके पास रेवड़ियाँ हैं, रेवड़ियाँ आपने बांटनी ख़त्म होगी। ठीक है, कोई वापस आपको वो रेवड़ियाँ जो है तो वो दोबारा ला के नहीं देगा। ठीक है, मोहब्बत और इज़्ज़त, बहुत अच्छी बात कहने जा रहा हूँ, बहुत अच्छी बात कहने जा रहा हूँ। पता नहीं याहिया साहब सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, और हमारे जितने भी रेगुलर कॉलर्स हैं सुन रहे हैं, यूसुफ साहब यकीनन सुन रहे होंगे। मोहब्बत और इज़्ज़त दो ऐसी चीज़ें हैं जितना आप पहले आपको बांटनी पड़ती हैं, पहले आपको बांटनी पड़ती हैं, उसके बाद आप नहीं, वो तो बढ़ता है, इल्म बांटने से बढ़ता है। मैं बढ़ने की बात नहीं कह रहा। मोहब्बत और इज़्ज़त दो ऐसी चीज़ें हैं, पहले आप बांटते हैं, उसके बाद आप फिर समेटते हैं, फिर आपको जो है तो वो समेटनी पड़ती हैं। मतलब इतनी ज़्यादा इसके अंदर जो है तो वो मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है। ज़रब का गेम हम इसको कहते थे, ज़रब का गेम, यानी कि 2 × 2 और फिर उसके बाद 4 और 4 × 4 और फिर 4। ये तो मोहब्बत और इज़्ज़त जो है ये ज़रब का गेम है। आप इसको खेलना शुरू करें, इसको जो है तो अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं, आप देखें कि आप कहाँ जाते हैं। ये है मल्टीपल लेवल मार्केटिंग। MLM तो है, वो MLM कहते हैं इसको। मैंने कभी ना कोई मार्केटिंग पढ़ी है, ना अकाउंटिंग पढ़ी है, ना कोई चीज़ पढ़ी है, लेकिन मतलब मैं ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से जो है तो वो मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, MLM भी है, लेकिन यकीन करें कि ये 2 लफ्ज़ आज जो मैंने बोला है जुमला, बड़ा दिल चाहता था कई दफ़ा मेरा कि मैं ये टीवी पर भी बोल दूँ कि अच्छा, अभी भी कोई ऐसे जुमले बचे थे? हाँ, अभी भी बहुत बाकी हैं, अभी भी बहुत बाकी हैं, बहुत खजाना है अभी तो। आप देखते चले जाए ना, तो अभी तो मतलब मैं कितने सालों से डॉक्टर साहब के साथ प्रोग्राम कर रही हूँ, कितने सालों के डॉक्टर साहब? 3 साल तो हुए नहीं, ज़्यादा हो गए। मैं सोची अभी भी जुमले बचे, अल्लाह खैर। डॉक्टर साहब, एक्चुअली डॉक्टर साहब की बात अच्छी है कि जितना वो कहते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो पढ़ते हैं। तो वो जो पढ़ते हैं ना, तो डॉक्टर साहब को हमें सब बताना भी होता है। तो डॉक्टर साहब ये वाला मीडियम जो है वो यूज़ करते हैं उसके लिए। अच्छी बात है डॉक्टर साहब, दिस इज़ वेरी नाइस। आपके साथ अच्छी बात करने का मजा भी आता है। जब आप आजकल तो बड़ा इजी हो गया है कि आपको स्टडी करना चाहिए। किसी भी शख्स को आपको कोई अच्छा लगे तो उसको स्टडी करना चाहिए। क्या स्टडी करते हैं आप? मैं बता नहीं, मैं भी बहुत कुछ स्टडी करता हूँ, लेकिन अगर जैसे मिसाल के तौर पे आपने मेरे बारे में कोई राय कायम करनी है और स्टडी करनी है ना, तो आजकल क्या होता है कि फेसबुक पे लोग जाते हैं। ठीक है, उस पर जाके फिर जो है तो वो
चीज़ें पढ़ते हैं। तो मैं अपने हवाले से कह देता हूँ कि मेरा कोई भी स्टेटस, कोई भी शेयर जो मैं पोस्ट करता हूँ, कोई भी फीलिंग्स जो मैं पोस्ट करता हूँ, वो मतलब बिला वजह नहीं होती, ठीक है। उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक या कोई ना कोई मेरी फीलिंग्स होती हैं जो कि चल रही होती हैं। तो अगर आपको मेरे बारे में जानना है कि मैं किस तरह का इंसान हूँ, क्या मेरी फीलिंग्स होती हैं, क्या मेरी जो है तो वो बिहेवियर है सोसाइटी के साथ, या मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं सोसाइटी से, चीज़ ऐसी अच्छी लग जाती है तो आप वैसे ही शेयर कर देते हैं? नहीं, ऐसा बहुत कम होता है कि हाँ, ऐसा भी होता है कि कोई चीज़ अच्छी लगी तो दूसरों तक उसको पहुंचाना है कि मुझे अच्छी लगी, हो सकता है आपको भी अच्छी लगे। Exactly. लेकिन जो आप एक आता है उसके अंदर ना, व्हाट्स इन योर माइंड, वो जो लिखा हुआ आता है जब आप टाइप कर रहे होते हैं, मैं सोचती हूँ कभी-कभी कि असली में लिख दिया तो क्या हो जाएगा? नहीं, ज़रूरी है कभी कभी आपको देखिए, कोई जब तक आपके पास कोई मीडियम नहीं होगा ना अपने अंदर वाले डॉक्टर हनीफ को बाहर निकालने का, तो आपका अंदर का डॉक्टर हनीफ घुट घुट के मर जाएगा। अंदर वाला भी डॉक्टर ही है? नहीं, वो अंदर वाले डॉक्टर नहीं है। गुड, वेरी गुड। आप जब तक अपने अंदर के हनीफ सईद को बाहर नहीं निकालेंगे तो, और सिर्फ बाहर डॉक्टर हनीफ घूमता रहेगा, तो वो जो डॉक्टर हनीफ है ना, वो जो हनीफ है वो घुट के मर जाएगा। तो लिहाजा उसको बाहर निकालना ज़रूरी है। और मैं ये समझता हूँ कि आजकल जो सोशल मीडिया में हमारा जो सोशल मीडिया है, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अपने अंदर वाले इंसान को बाहर निकाल के दुनिया के सामने। डॉक्टर, आपकी बात से मुझे एक बात याद है। अभी मैं रिसेंटली एक बात पढ़ रही थी कि हर इंसान की एक एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होती है, एक इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होती है, और एक वो पर्सनैलिटी होती है जिसको वो खुद नहीं जानता, और वो उसको तब जानने लगता है जब वो डायरी लिखना शुरू करे, जब वो मेडिटेशन में जाए, तो वो उस हिडन पर्सनालिटी जो उसके अंदर मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं है, ये एक अंदरूनी एक पर्सनालिटी होती है, वो कोई और ही एक लिंक होता है, तो वो इंसान उसको जानने लगता है। फिर वो उसकी समझ आती है ना, जब इंसान को उसकी समझ में आ जाती है ना, तो फिर उसको अपनी लाइफ का गोल मिल जाता है। यही वो चीज़ है जो एक ज़माने में, जैसे मैं बचपन में डायरी लिखा करता था, आज वही चीज़ जो है तो वो एक्सप्रेशन जो है तो वो फेसबुक पे जो है तो वो पोस्ट हो जाते हैं। मतलब अमेंडमेंट हो गई है, चीज़ें आसान हो गई हैं, और ये चीज़ें आपकी आसानी के लिए बनी है। इनका सही इस्तेमाल कीजिए, इनका गलत इस्तेमाल ना कीजिए। जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसका सही इस्तेमाल कीजिए। और फैसल भाई से एग्जाम्पल सेट करके जो है तो खौफ निकाल दीजिए और हेयर ट्रांसप्लांट कराइए। अनाउंसमेंट रह गया है कि 40% डिस्काउंट है ईद तक हेयर ट्रांसप्लांट पे। रमजान पैकेज स्टार्ट हो चुका है, 40% सब ट्राई करिए, सब रुक के नहीं दिए व्यूअर्स। यहाँ टाइम बिल्कुल है, तो वो कहते थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। स्टैचू हाँ, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अपना ख्याल रखिएगा, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। स्टैचू ओवर।